नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। मैं हूं शरद दुबे और आप मेरे साथ देख रहे हैं पावर ट्रेड। मेरे दो सहयोगी हैं मानसी दवे और दिल्ली स्टूडियो से अभिषेक सत्यव्रतम जो जुड़े हैं। और अगले 1.5 घंटे में जो है जहां पे एक्शन दिख रहा है, कहां पे स्टॉक्स है, एंड ऑफ कोर्स आरबीआई एमपीसी मीट, उस पे जो है हम चर्चा करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशंस है और क्या इम्पैक्ट एनालिसिस आ सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स ग्लोबल क्यूज भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और कल रात जो था डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच जो है एक तू मैं कहेंगे, ट्विटर पे दिखा, ट्रुथ सोशल में दिखा, उसके भी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। लेकिन 4 अहम ट्रिगर्स के पे जो है नज़र अभी डाल देते हैं। बाजार के लिए सबसे बड़े संकेत क्या है, ये 4 में सबसे इम्पॉर्टेंट है आरबीआई पॉलिसी। आज है दरों में लगभग 25 बिप्स का जो कटौती है उसका अनुमान है। डाउ जोन्स की बात करें तो 108 पॉइंट्स गिरकर बंद हुआ है। ट्रंप मस्क की टकरार जो है वो बढ़ गई है, तो उसमें जो है इम्पोर्टेंटली जो है दोनों साइड से जो है बातचीत हुई है और आप कह सकते हैं कि उतने अच्छे टेस्ट में नहीं है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 24,850 पर सपाट है। कोई इंपॉर्टेंट ग्लोबल ट्रिगर मिल नहीं रहा है। ऑफ कोर्स अनसर्टेनिटी वो तो बना हुआ है। क्रूड जो है $65 के ऊपर आ गया है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो ऑफ कोर्स रशिया और यूक्रेन से आ रहे हैं न्यूज़ फ्लो, तो उसके कारण जो है ऑफ कोर्स क्रूड में थोड़ी उबाल ज़रूर देखने मिली है। लेकिन ब्लॉक डील्स इस हफ्ते बहुत हुए हैं और ऑफ कोर्स अब देखिए बजाज फिनसर्व में 5,800 करोड़ के ऊपर का ब्लॉक डील आ सकता है, सूत्र बता रहे हैं, जहां पे प्रमोटर्स लगभग 2% स्टेक की बिकवाली करने वाले। तो ऑफ कोर्स लिक्विडिटी को लेके मार्केट में जो है ऑफ कोर्स थोड़ा सा क्रंच ज़रूर आ सकता है। और आज एक्सपायरी का कल एक्सपायरी का दिन था और आज देखें तो आरबीआई एमपीसी का मीट है, तो आपके रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में भी जो है आज वॉलेटिलिटी देखने मिलेगा, खासकर कि निफ्टी बैंक पे आप नज़र रखिएगा। मानसी, गुड मॉर्निंग। तो ग्लोबल क्यूज तो बहुत इंटरेस्टिंग थे। मान के चलिए कल रात जो हमने ट्विटर पे इतना एक्सचेंज देखा एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का, ऐसे लगा कि बहुत अच्छे दोस्त में एक बड़ी सी जो है झगड़ा हो गया है और उसको लेके जो है ऑफ कोर्स हम डरते हैं कि ग्लोबल टैरिफ को लेके इश्यूज होता है। लेकिन ये तो घर ही में इश्यूज हो रहे हैं। वो गाना है ना शरद, पहले गा रहे थे ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे और अब दोस्ती यारी टूटती हुई तकरार बुरी तरह से नजर आ रही है। इंटरेस्टिंग था, सही कह रहे हैं आप। ट्विटर पर एक के बाद एक ट्वीट का सिलसिला और साथ साथ ट्रुथ सोशल पर भी लगातार, और काफी इंटरेस्टिंग पूरी तकरार जो है थी और सब कुछ आपको बताते हैं। लेकिन ऑन दी फेस ऑफ इट मिले जुले संकेत ग्लोबल बाजारों से। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से सुस्ती की चाल इस वक्त नजर आ रही है। एशियाई बाजार ठीक ठाक कहे जाएंगे और यूएस के मार्केट्स में कल हमने कमजोरी देखी। कुछ ट्रिगर पॉइंट्स भी आने वाले हैं जिससे ठीक पहले यूएस के मार्केट्स कॉशियस आउटलुक दिखा रहे थे। लेकिन हाँ, डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क की दोस्ती यारी तो खत्म हो चुकी है और सबसे इंटरेस्टिंग ग्लोबल मार्केट सेटअप में सबसे पहले इसी की बात होनी चाहिए। क्योंकि देखिए बात क्या हो रही है, दरअसल मामला क्या है। डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच हम देख रहे थे काफी हद तक एक दोस्ती यारी, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब इलेक्शन लड़ रहे थे, इलेक्शन के रिजल्ट्स जब आने वाले थे, तो सबसे ज्यादा उन्हें सपोर्ट जो है इलॉन मस्क की तरफ से मिल रहा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो स्पेंडिंग बिल है ना, उसके खिलाफ, जो बिग ब्यूटीफुल बिल के तौर पर वो कहते हैं, उसके खिलाफ इलॉन मस्क है। उनका ये कहना है कि ये बिल सभी डेवलपमेंट्स और आइडियोलॉजीज हैं अमेरिकन इकोनॉमी के लिए, उसे नेगेट करता है और इसी वजह से ये बिल के खिलाफ इलॉन मस्क है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसके सामने कहा कि इलॉन मस्क जो है वो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं और बौखला गए हैं, क्योंकि ये बिल आने से उनके बिजनेसेस पर एक इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। इस बिल में उनके लिए जो टेस्ला को जो प्रॉफिट्स मिल रहे थे, ईवी को लेकर जो प्रॉफिट्स मिल रहे थे, वो हटा दिए गए हैं और पैसे बचाने ही हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के सामने इलॉन मस्क ने कहा कि पैसे बचाने चाहिए और ये बिल जो है स्पेंडिंग को लेकर काफी हद तक का खतरनाक हो सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि पैसे बचाने हैं तो जितनी सब्सिडीज इलॉन मस्क उनके बिजनेस को दी है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स उन्हें दिए गए हैं, रद्द कर दीजिए, पैसे बच जाएंगे। इसके सामने फिर से इलॉन मस्क ने कहा कि अगर मैं ना होता तो ट्रंप जो है वो हार जाते, क्योंकि सबसे ज्यादा सपोर्ट वो कर रहे थे इलेक्शन के टाइम पर। तो सीधे तौर पर एक बात है कि जब तक फायदा था दोनों दोस्ती यारी निभा रहे थे, और अब क्योंकि दोनों को कुछ ना कुछ नजर आ रहा है, कुछ ना कुछ मिल रहा है, सिनर्जीज नहीं हो पा रही और इसी के चलते एक के बाद एक ये वार पलटवार का सिलसिला
लेकिन अंत में ये भी बता दें कि इस टकराव के बीच ट्रंप के लिए शेयरों की बात करें, टेस्ला के शेयर में करीब 14% की बिकवाली देखने को मिली। सो इवेंचुअल इम्पैक्ट आनी है बिजनेसेस पर इस तरह के अगर स्टांस सामने निकल कर आ रहे हैं तो किसी ना किसी तरह के लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये पूरा का पूरा। ये मसला अब भी चलता भी रहेगा क्योंकि ट्रंप तो जाने ही जाते एक के बाद एक ट्वीट करने के लिए, ओवरनाइट कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स करने के लिए, ओवरनाइट कुछ ड्रामेटिक ट्वीट्स करने के लिए, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन चलिए अगर एशियाई बाजार की बात करें, गिफ्ट निफ्टी के सेंटिमेंट्स और विदेशी बाजार, कल हमने देखा कि अमेरिकी बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ डाउ में क्लोजिंग देखने को मिली। 108 अंक गिरावट नजर आई, बिकवाली का दबाव था। नैस्डैक 162 अंक नीचे, हालांकि नैस्डैक और S&P 500 टेक्नोलॉजी हैवी स्पेस से काफी हद तक यूएस मार्केट्स ठीक ठाक काम कर रहे थे। टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर से सपोर्ट भी था, लेकिन अब नैस्डैक की तरफ से भी दिन की ऊंचाई से करीब 300 अंकों की बिकवाली नजर आई। आज मई की जॉब रिपोर्ट आने वाली है, इस पर फोकस कीजिएगा क्योंकि कल जब प्राइवेट रिपोर्ट जॉब डेटाज आए थे उसके ठीक बाद ये कहा था कि मई जॉब रिपोर्ट आएगी, उससे पूरी तस्वीर साफ होती नजर आएगी। 1,25,000 नौकरियां जुड़ने की उम्मीद भी है, तो इस डेटा पर नजर रखनी होगी। और हाल के आंकड़ों से अमेरिकी इकोनॉमी में थोड़ी सुस्ती के संकेत जरूर नजर आ रहे हैं। तो ये डेटा से पूरी की पूरी क्लैरिटी जरूर आ जाएगी। ट्रंप और शी जिनपिंग की बातचीत जिसका जिक्र हम कर रहे थे, इस हफ्ते होने वाली थी, बातचीत हो चुकी है और करीब 1.5 घंटे फोन पर उन्होंने बातचीत की। और ट्रंप की यूएस इलेक्शन जीतने के बाद पहली ऑफिशियल टॉक कह सकते हैं शी जिनपिंग के साथ उन्होंने की। यूएस और चीन टैरिफ के मसले पर भी बातचीत हुई और दोनों देशों के बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो अब जल्द ही बैठक करेंगे और ये सारे के सारे मसलों को सुलझाएंगे। पिछले महीने जिनीवा में दोनों देशों की टैरिफ को लेकर बैठक हुई थी और अब ये टॉक्स जो कि मच अवेटेड थे ये होते हुए नजर आए। एशियाई बाजार मिले जुले हैं, निक्केई में 150 अंकों की तेजी, हैंगसेंग में करीब 75 अंकों की गिरावट देखने को मिली। कल हांगकांग के बाजार ही संभाल रहे थे। ग्लोबल सेटअप की अगर बात करें, एशियन मार्केट्स की अगर बात करें, आज बिकवाली है। चीन के बाजार फिलहाल सपाट कारोबार कर रहे हैं। और अन्य संकेतों की बात करें, कमोडिटी एनर्जी पैक की अगर बात करें, सोने में थोड़ी सी गिरावट, बुलियन मार्केट में $3,380 के आसपास। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी में करीब 13 साल की ऊंचाई पर कामकाज देखने को मिल रहा है। कल घरेलू बाजार में भी चांदी चमकी थी, तो इस पर नजर रखिएगा। और इससे रिलेटेड इक्विटी मार्केट के इम्पैक्ट पर भी बातचीत होती रहेगी। और कच्चे तेल में निचले स्तरों से हल्की सी खरीदारी देखने को मिली है, $65 के आसपास। इसी हफ्ते हमने देखा 65 और $66 के आसपास ब्रेंट क्रूड ट्रेड करता हुआ, इन्हीं लेवल्स के आसपास यहाँ पर कामकाज है। लेकिन चलिए विदेशी बाजार से सेटअप ठीक ठाक मिला जुला कहना चाहिए क्योंकि एशियाई बाजार जो है इस वक्त मिले जुले संकेत दिखा रहे हैं। अमेरिकी बाजार टूटे जरूर हैं और गिफ्ट निफ्टी की तरफ से आप कह सकते हैं कि फ्लैट कामकाज इस वक्त देखने को मिला है। और डेवलपमेंट जो है इन तमाम इंडिसेस के अलावा कई सारे, जैसे शी जिनपिंग और ट्रंप की बातचीत, इलॉन मस्क और ट्रंप का मसला, ये सब है जो कि इस वक्त खबरों में है। लेकिन इन सभी चीजों से तर भारतीय बाजार के लिए आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, 3 दिवसीय आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक आज खत्म होगी और क्रेडिट पॉलिसी हम सभी के सामने होगी। क्रेडिट पॉलिसी पर महाकवरेज ET नाउ स्वदेश पर थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगा और करीब 1.5 घंटे में क्रेडिट पॉलिसी 9:30 बजे से ही शुरुआत हम कर देंगे। 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी और उसके बाद पोस्ट पॉलिसी कवरेज भी आपके सामने, जहां बाजार के जाने माने दिग्गज इकोनॉमिस्ट, एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन भारतीय बाजार में FIs के एक्शन की अगर बात करें, अगेन हम बिकवाली के आंकड़े देख रहे हैं। FIs की तरफ से एक दिन की खरीदारी के बाद फिर से बिकवाली, कैश में करीब 209 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे हैं। लगातार 13वें सेशंस में DIs की तरफ से खरीदारी का रुख जो है वो आता हुआ नजर आया है। अभिषेक, सबसे पहले तो आरबीआई पॉलिसी, FIs, DIs के आंकड़ों पर टेक समझना है और बाजार का ओवरऑल सेटअप कैसा दिख रहा है। गुड मॉर्निंग मानसी, गुड मॉर्निंग। जब आप लोग ये ट्रंप और मस्क की दोस्ती दुश्मनी की चर्चा कर रहे थे तो मुझे वो ना विजुअल्स याद आ रहे थे जब वो दोनों स्टेज पर गले मिल रहे थे या फिर ट्रंप एलन मस्क नाचते हुए स्टेज पर पहुंचे थे। देखिए क्या होता है पैसा, कहावत हमारे तो है ही कि बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया, तो वो तो चरितार्थ कर रहे हैं ये दोनों के दोनों नेता। एलन मस्क और ट्रंप के बीच में इस तरह की खटास आएगी 6-8 महीने पहले किसने सोचा था। तो बड़ी दिलचस्प चीज हो रही है। ये ड्रामा है, पूरी दुनिया इसका मजा ले रही है, आप भी मजे लीजिए। मतलब इस तरह का माहौल कहाँ देखने को मिलता है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए अपने लिए जो ट्रिगर
हाँ, आरबीआई पॉलिसी की बात करें मानसी, तो आज निश्चित तौर पर सबसे बड़ा ट्रिगर होगा। और मुझे लगता है कि अगर सिर्फ 0.25% का रेट कट आए ना तो बाजार निराश होंगे। उसकी वजह ये कि देखिए, फरवरी में रेट कट आया था 5 साल के बाद, उसने बाजार को एक्साइट किया नहीं था क्योंकि 0.25% की उम्मीदें थी, उतनी ही रेट कट आई थी, कोई सरप्राइज आया नहीं था। अप्रैल में उसके बाद फिर एक और रेट कट मिला आरबीआई की तरफ से, वो भी 0.25% का आया, बाजार एक्साइट हुए नहीं थे। अब आपके पास ना 0.5% के रेट कट को लेकर कई सारी चीजें हैं जो आपके फेवर में है, जो आप कर सकते हैं और वो करना चाहिए आरबीआई को। मुझे लगता है ना कि संजय मल्होत्रा साहब एक बोल्ड डिसीजन लेंगे, 0.5% का रेट कट वो देंगे। उसके मल्टीपल रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि देखिए, महंगाई आपके कंट्रोल में है, 3.16% ये रिटेल इन्फ्लेशन का नंबर आया है, जो लेटेस्ट जो रीडिंग है, तो बिल्कुल कंट्रोल में है। 4% आपका टॉलरेंस रेंज है, उसके काफी नीचे अब तो कहेंगे। एक चीज वो है, बैंकों की अगर हम क्रेडिट ग्रोथ की बात करें तो जो FY 24-25 में जो आई है, वो आई है करीब 12-12.25% के आसपास की, जबकि पिछले साल जो थी वो थी करीब 16% के आसपास की क्रेडिट ग्रोथ थी। हमने तो 18-19% के आसपास की क्रेडिट ग्रोथ देते हैं। तो लोन ग्रोथ में जो सुस्ती आ रही है ना, आरबीआई कोशिश करेगा इसको थोड़ा सा मजबूती देने की, और उसके बाद लोगों के हाथ में थोड़े पैसे और बढ़ेंगे। सस्ता अगर लोन अगर मिलता है तो चीजें बेहतर होंगी यहां से। तीसरी चीज ये है कि मॉनसून का अर्ली ऑनसेट हो गया है। आरबीआई आईएमडी की तरफ से अब तक जो कमेंट्री आई है वो ये आई है कि ठीक ठाक मॉनसून रहने वाला है, एवं नॉर्मल की एक्सपेक्टेशन है। देखते हैं कि किस तरह से फैलता है। तो ये 3 चीजें आपके पक्ष में हैं। एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो आपके डिमांड पर, आपके सेंटिमेंट पर असर डाल रहा है, और वो है टैरिफ को लेकर जो तनाव बढ़ रहा है। तो इसमें होना ये चाहिए कि आप अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन को, उसको आप सुधारने पर फोकस कीजिए। वो हो सकता है अगर आप रेट कट को आप अच्छे से करें, 0.25% होगा तो ठीक है, वो चीजें थोड़ी बेहतर होंगी। लेकिन बाजार को अगर एक्साइट करना है ना तो फिर 0.5% तो आपको देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की पॉलिसी में ना 0.25% ही अगर आता है तो शायद बाजार थोड़ा सा निराश होगा। हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग भी आ जाए। 0.5% आएगा तो फिर निश्चित तौर पर जोश आएगा, ये मेरा असेसमेंट कहता है। देखते हैं कि आज होता क्या है। एक चीज नोटिस करने वाली चीज ये है कि अमेरिका में 6 महीने से दरें घटी नहीं हैं, तो और हमारे यहाँ पिछले 2 रेट कट आ गए हैं, फरवरी में और अप्रैल में एक रेट कट आ जाएगा। तो अभी जो इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंशियल है वो है करीब करीब 0.25% के आसपास का, अमेरिका की दरों में और हमारी दरों में। तो ऐसा कहा जा रहा है कि मान लीजिए अगर आरबीआई 0.5% अगर कट कर देता है तो फिर यहाँ के बॉन्ड में, यहाँ के बैंकों में जो पैसे हैं फाइल्स के, वो शायद आउटफ्लो हो गए। तो इसके चलते आरबीआई थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। लेकिन ग्रोथ को अगर बढ़ानी है तो 0.5% तो चाहिए। मान के चलेंगे कि आएगा वो 0.5%। मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से कि 0.5% दे सकता है। अगर हम बाजार के आज के हम सेटअप की बात करें तो निश्चित तौर पर एफआईज थोड़ी सी दूरी बनाते हुए दिखे हैं। कल फिर से 200 करोड़ रुपए की अगर आप देखेंगे तो कैश में छोटी सी बिकवाली आई है। अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स देखेंगे तो वहां भी करीब 250-300 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली आई है। तो नेट 500 करोड़ रुपए के आसपास का आउटफ्लो है। एक ये पेन पॉइंट है बाजार के लिए, मतलब 1000 करोड़ रुपए की बाइंग आई थी तो मैंने कहा था कि नहीं, ये भरोसा नहीं बढ़ा रहा है। ये आप ऑलरेडी देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग होल्डिंग है वो 17% के आसपास, 16-17% के आसपास की लॉन्ग होल्डिंग है। तो अब यहां से ज्यादा कितना बेचेंगे, ज्यादा कितना 15%, उससे नीचे क्या ही जाएगी लॉन्ग होल्डिंग। ऐसा तो नहीं कि आप पूरी तरह से एग्जिट कर लेंगे भारतीय बाजार से। तो यहां से उम्मीद करेंगे चीजें बेहतर होंगी। लेकिन यह है कि एफआईज का पैसा भारतीय बाजारों के लिए जरूरी है। एक अच्छी चीज और हुई है कल, और वो हुई कि लगातार हम देख रहे हैं कि इंडिया विक्स में कमी आ रही है। 3 सत्र की बात करें तो करीब 12% के आसपास की इंडिया विक्स में कमी आ गई है, और 15 के आसपास का इंडिया विक्स है। ये बढ़िया चीज है भारतीय बाजार के लिए। और अगर हम कल के सत्र को और परसों के सत्र को जोड़ दें तो एक कॉन्फिडेंस के लिहाज से एक ठीक ठाक चाल रही है। 24,750 के आसपास जाकर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ठीक ठाक आज के लिए बाजार का मैं सेटअप कहूंगा। पूरी की पूरी नजर होगी कि आरबीआई क्या डिसीजन लेता है। तो पॉलिसी के बाद की चाल वो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। पॉलिसी से पहले के जो 45 मिनट रहेंगे थोड़े से वेट एंड वॉच वाला माहौल रहेगा। थोड़े सतर्क होके इंडेक्स में ट्रेड ना लें तो बेहतर है। और आज आप
ये जो इंटरेस्ट रेट वाले जो सेंसिटिव जो स्टॉक्स हैं, बैंकिंग, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट या फिर ऑटो, और इसके अलावा कैपेक्स रिलेटेड जो शेयर्स हैं ना, उस पर भी आप नजर रखिए, क्योंकि अगर सस्ता लोन अगर मिलता है तो फिर कैपेक्स में तेजी भी आएगी। तो कैपिटल गुड्स हो गया, इंफ्रा हो गया, इसके अलावा कंजम्पशन हो गया, इन पर भी नजर रखने की आज के सत्र में जरूरत है। ओवरऑल सेटअप भारतीय बाजार के लिए अगर हम कहें ठीक ठाक है। डाउ में कल गिरावट आई है, लेकिन आप डाउ मत देखिए, आप देखिए कि शी जिनपिंग की पॉजिटिव बातचीत हुई है, वो भी एक मूड को सुधारने का काम करेगी। अभिषेक गुड मॉर्निंग। हाँ, डाउ जोन्स की तो ऑफकोर्स फ्यूचर्स में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रही है। 3-4 फेवर्स है, फैक्टर्स जो आ रहे हैं हमारे फेवर पे। ऑफकोर्स डीआईज की 13 सेशंस की बाइंग है, विक्स इसमें कूल ऑफ देखने मिला है। अभिषेक, निफ्टी आपने बहुत अच्छी जो रणनीति भी बताई है शुरुआत में, लेकिन निफ्टी बैंक पे जो है आज ज़्यादा फोकस रहने वाला है अभिषेक, खास करके जिस तरह हमने देखा कि मोमेंटम आ रहा था पिछले 2 से 3 सेशन में, और अब जो है देख रहे हैं कि थोड़ी रिवर्सल्स पीएसयू बैंक्स में हुई थी। हालांकि अगर निफ्टी बैंक की ही बात करें तो फर्स्ट हाफ बिफोर आरबीआई एमपीसी का अनाउंसमेंट ऑफकोर्स फ्लैटिश एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, लेकिन किस तरह सेटअप आया है निफ्टी बैंक, अगर सबका जो व्यू है आरबीआई एमपीसी पे, निफ्टी बैंक पे ज़्यादा इम्पैक्ट भी आ सकता है, तो इस पे क्या राय रहेगी? शरद, बिल्कुल निफ्टी बैंक पर ज्यादा आएगा, और अगर आधे % का रेट कट आया तो आप बड़ी तेजी की उम्मीद करें। ये तेजी कितनी हो सकती है? आप मान के चलिए कि 1000 पॉइंट की भी तेजी आप आज में देख सकते हैं। सेटअप अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट ये हकीकत है कि निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों एक रेंज में ही रहे हैं। अगर आप पिछले 1.5 महीने को देखेंगे तो 24,000 से लेकर 25,000 के रेंज में निफ्टी रहा है, और हाल फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 55,000 से 56,000 के रेंज को निफ्टी बैंक क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेक नहीं कर रहा है। हमने 2 बार देखा कि नहीं, 56,000 के ऊपर गया है निफ्टी बैंक, लेकिन वहां सस्टेन किया नहीं है। तो आज फोकस में जो स्टॉक्स रहेंगे, सरकारी बैंक ज्यादा फोकस में रहेंगे। अगर रेट कट को लेकर सरप्राइज अगर आता है आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की तरफ से, तो वहां पर आपको ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। इसके अलावा एनबीएफसी जो स्टॉक्स हैं, वहां पर भी आप फोकस करके चलिए, अच्छी तेजी वहां पर आ सकती है। लेकिन रेंज यही है, 55,000 पर सपोर्ट है, 55,500 कह लीजिए आप, थोड़ा सपोर्ट वहां पर है, और 56,000 पर एक इमीडिएट एक रेजिस्टेंस है। इसको अगर पार करता है तो 1,000-1,500 पॉइंट की आप मान के चलिए कि 57,500 तक के आसपास की तेजी आप निफ्टी बैंक में देख सकते हैं। बट अगेन आई विल से कि अगर रेट कट मान लीजिए 0.25% ही होता है तो शायद आप थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग भी देखेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो सपोर्ट रेंज थोड़े से ना शिफ्ट हुए हैं। जो सपोर्ट रेंज है वो शिफ्ट होकर आ गए हैं 24,700 पर और 24,600 की रेंज में। 24,700 पर एक ठीक ठाक सपोर्ट दिख रहा है, और अगर यहां से हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,850 फिलहाल एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के तौर पर मैं कहूंगा निफ्टी के लिए काम करेगा। और उसके बाद जो अगला रेजिस्टेंस है वो है निश्चित तौर पर 25,000 का। 25,000 जब पार करता है तो फिर बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो बाकी सारी की सारी चीजें ठीक दिख रही हैं। मैक्रोज अपने अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं। इन्फ्लेशन आपके कंट्रोल में है, टैक्स कलेक्शन के अच्छे नंबर्स आए हैं, नतीजे भी हम कहेंगे कि थोड़े से ठीक ठाक ही आए हैं। वैल्यूएशन वाला फ्रंट है जिसको लेकर चर्चा हो रही है कि थोड़ी से हल्के से एलिवेटेड है, और उसके चलते एफआईज थोड़ी दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। 21.8 के आसपास है निफ्टी की अगर हम पी की बात करें, लेकिन चीजें ठीक हैं। आपके यहाँ ग्रोथ है, 6.5% के आसपास की आपकी ग्रोथ है, लेकिन शरद एक चीज मिस हो गया था। मैं ये बता दूं कि पिछले साल अगर आप देखेंगे Q4 में ना, तो जो ग्रोथ आई थी वो आई थी 8.4% की जीडीपी ग्रोथ थी। वहां से अगर आप तुलना करें तो 7.4% की ग्रोथ आई है Q4 में। तो ऑलरेडी थोड़ी ग्रोथ के मोर्चे पर ना आप ऐसे देखेंगे तो अनुमान से बेहतर जरूर आया है, लेकिन सुस्ती तो है। तो इकोनॉमी को थोड़ा सा स्टिमुलेट करने के लिए, कंजम्पशन डिमांड को रिवाइव करने के लिए आरबीआई मुझे लगता है कि एक सपोर्ट जरूर करेगा। और जिस तरह से ग्लोबल परिस्थितियां हैं, टैरिफ ट्रेड को लेकर थोड़ा सा ओवरहैंग हम कह सकते हैं कि वो है, और सरकार चाहेगी, आरबीआई चाहेगा कि नहीं डोमेस्टिक डिमांड को हम बूस्ट करें। तो उसका तरीका फिलहाल तो यही है कि आप रेट कट में 0.5% के आसपास की आप कटौती करें रेपो रेट में, और उसके बाद फिर ये होता है कि बैंक भी उसको ट्रांसमिट करे, लोगों को उसका फायदा दे, और फिर ओवरऑल इकोनॉमी बेहतर करे। देखते हैं, पूरी की पूरी उम्मीदें आज आरबीआई पर टिकी है। आरबीआई क्या डिसीजन लेता है, 0.25% या 0.5%, आज का डिस्कशन यही है। और उसके बाद हो सकता है कि फिर एफआईज भी थोड़े से एक्साइटमेंट वाले मूड में आ जाएंगे, अगर ऐसा होता है तो मुझे ऐसा लगता है।
चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मार्केट एनालिस्ट हैं तपन दोषी। तपन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। तपन जी, कैसे देख रहे हैं आप बाजार के सेटअप को, और आप अपना जरा असेसमेंट बताइए कि आप क्या उम्मीद करके चल रहे हैं? किस तरह की रेट कट की उम्मीद है आपको आरबीआई से? अभिषेक जी, जैसे आपने कहा, उम्मीद तो हमेशा ज्यादा रखनी चाहिए कि 50 बेसिस पॉइंट कट आए, लेकिन लगता नहीं है। जैसे मुझे भी लग रहा है कि शायद 25 बेसिस पॉइंट कट आएगा, क्योंकि जिस तरह से अभी का माहौल है ग्लोबली, अभी भी अनसर्टेनिटी ज्यादा है, खास करके यूएस के साइड से अभी भी टैरिफ वॉर चल रहा है। तो शायद क्या आरबीआई रिस्क लेगी। ऑफ कोर्स हमारे डोमेस्टिक फैक्टर देखें तो इन्फ्लेशन, इवन जो जीएसटी डेटा सही आया, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में, तो ये सब देख के तो लगना चाहिए, होना चाहिए कि 50 बेसिस पॉइंट कट हो। लेकिन कंजर्वेटिव नॉर्मली आरबीआई रहता है, वो ट्रेंड दिखा है। ऑफ कोर्स 25 बेसिस पॉइंट कट आ चुके, लेकिन अगर 50 बेसिस पॉइंट कट करते तो एक अच्छा खासा बोल्ड मूव होगा, और उससे एक इकोनॉमी को अच्छा खासा पुश आएगा। हम ऐसा लगे प्रो ग्रोथ, आरबीआई को ऐसा संकेत देना चाहिए कि हम लोग प्रो ग्रोथ है और हम लोग ग्रोथ को कहते हैं ना बढ़ावा देना चाहते हैं, तो वो 50 बेसिस पॉइंट कट लाए, ऐसी उम्मीद करते हैं। लेकिन जैसे कहा कंसिक्वेंसेस, तो अभी ऐसा लग रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट कट होगा। जी बिल्कुल, 25 बिप्स का जो है एक्सपेक्टेशंस एनालिस्ट का है, तपन जी का भी है। तपन जी, एक कॉल था आपका, उसके लिए आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। लॉन्ग टर्म बेट था डीएलएफ का, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 3% ऊपर है। ऑफ कोर्स रियलिटी स्पेस में जो ये कंपनी है, तो ऑफ कोर्स मोमेंटम अच्छी थी, सही टाइम पे आपने पिक किया था। तपन, आपके कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स लग रहे हैं। देखिए कंजम्पशन पे जो है, अभिषेक ने भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि रेट कट्स होगा, ट्रांसमिशन होंगे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ कि बजट में जो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन था, उसका भी धीरे धीरे बेनिफिट आपको दिखने मिल रहा है। रूरल में ऑफ कोर्स मानसून सीजन भी ऑन है, और अब देख सकते हैं कि रूरल डिमांड भी अच्छी पिकअप करती है, ना उसका जो इफेक्ट्स आता है वो आपको अर्बन सेगमेंट में भी देखने मिलता है। तो कंजम्पशन के लिए एक राइट स्पॉट आ रहा है। अगस्त से आई थिंक आपका फेस्टिव सीज़न भी स्टार्ट होने वाला है। जून जुलाई मंथ्स में हमें और डेटा मिलेंगे ताकि पुख्ता हो जाए कि हमारा कंजम्पशन अच्छा कर रहा है, और इंडिया एक कंजम्पशन इकोनॉमी लार्जली है। यहाँ पे करंट लेवल्स पे जो है, आपके कोई कंपनीज हैं जो आप ट्रैक कर रहे हो तपन, जो इंडिया का कंजम्पशन स्टोरी प्ले आउट कर सकता है? कुछ एविएशन में या हॉस्पिटल में कुछ है? जी शरद जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। और ओवरऑल में अगर बात करूँ, कंजम्पशन ऑफ कोर्स एक बड़ा बूस्ट आएगा यहाँ से, और जैसे आरबीआई रेट कट होगा और इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में लग रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ऑयल प्राइसेस अपने 64-65 लेवल पे, तो अगर ये ऑयल प्राइसेस यहाँ सस्टेन करता है, तो मुझे एविएशन में ऑफ कोर्स इंटरग्लोब एविएशन बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक लीडर है। और जिस तरह से उनका अगर आप देखो ईबीटा मार्जिन 50% यूरो-इंडियन ग्रोथ हो रहा है। अगर 439 डोमेस्टिक इनकी नो ऑपरेशन है, 40 कंट्रीज में उनके ऑपरेशंस है, और यहाँ से भी लग रहा है कि जिस तरह से उन्होंने ऑपरेशंस किए हैं और नो सही टाइम पे जो उनकी फ्लाइट उड़ती है, तो काफी अच्छी यहाँ से नो उनकी संभावना कि यहाँ से ग्रोथ अच्छा हो। कोई कॉम्पिटिटर आसपास दिख नहीं रहा है, और ऑयल जब तक अपने मीन एवरेज से नीचे रहेगा, इनका डायरेक्ट बेनिफिट इनको बॉटम लाइन में मिल रहा है। और मुझे लग रहा है कि ऑयल इस 65 के 70 के रेंज में थोड़े टाइम तो रहने वाला है, क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी में ऑयल ऊपर जाएगा नहीं। एक बड़ा एक्स फैक्टर वो है, एंड प्लस जो ऑपरेशंस है इंडिगो का, वो बहुत ही अच्छे। तो ऑफ कोर्स टॉप पिक है मेरा इंडिगो। और दूसरा एक अगर हॉस्पिटल्स की बात करें, जिस तरह से हेल्थ केयर में नो ग्रोथ आई है, और हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि नो रातों रात हॉस्पिटल्स बनती नहीं, 3-4 साल लगते हैं, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अच्छी रहती है। यहाँ मेरा अपोलो हॉस्पिटल में ध्यान रहेगा, क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल ऑफ कोर्स एक लीडर है, और उनको 2 इंजन है। एक इंजन है जो ऑफ कोर्स हॉस्पिटल्स है, वहां वो 4300 की ऑलमोस्ट बेड्स नए लाने वाले हैं। उनका एबिटा भी अगर आप देखो तो 30% से अच्छा ग्रोथ हो रहा है, प्लस काफी हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। और ओवरऑल अगर उनका जो सेकंड डिपार्टमेंट है अपोलो 24/7 जो दवाइयों का है, वो इतना ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन आशा करते हैं कि Q2 फाइनेंशियल 26 में वो ब्रेक इवन हो जाए और 7% का मार्जिन आगे जाके आ सकता है। तो यहाँ भी ईबिटा अच्छा खासा बढ़ेगा। और अगर ये जिस तरह से जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ रहे हैं ना, तो उसे सभी लोग चाहते हैं कि अच्छी हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट कराएं, तो डायरेक्टली बेनिफिट इन सब हॉस्पिटल्स को हो रहा है। तो अपोलो हॉस्पिटल आई थिंक एक अच्छा पॉइंट होगा इस लेवल पे भी इन्वेस्ट करने के लिए। अपोलो हॉस्पिटल्स, इंटरग्लोब एविएशन, दोनों ही कंजम्पशन थीम वाले स्टॉक्स है, तो इस पे भी नज़र रखिएगा। लेकिन चलिए, हमारे साथ अब जुड़ रहे शरण लाने। गुड मॉर्निंग शरण। गुड मॉर्निंग शरद।
शरण, ऑफ कोर्स आपके 5 स्टॉक्स के टारगेट प्राइस हिट किए, उसकी डिस्कशन हम थोड़ी देर में ही करेंगे, लेकिन अपने इंपॉर्टेंट टेक्निकल कॉल्स अभी हम बता दें कौन से हैं। तो शरद, आज के लिए पहला रहेगा HDFC बैंक। तो काफी समय से मैं कॉल दे रहा हूँ सिमिलर लाइंस पे। आपका SBI कार्ड हो गया, कल के तारीख में आपका फोर्टिस हो गया, और पिछले हफ्ते डॉक्टर रेड्डी हो गया। तो उस हिसाब से आज HDFC बैंक भी सिमिलर चार्ट पैटर्न है, अपने हाई को ब्रेक करने के तदार पे है। कल एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल दिया है, तो काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है। तो HDFC बैंक में बाय कीजिए 4885 के आसपास। टारगेट रहेगा 5050, 5200, और स्टॉप लॉस रहेगा 4725। सेकंड रहेगा एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर से, मेटल स्पेस से, उसमें मैंने सिलेक्ट किया जिंदाल स्टेनलेस, JSL। उसे आप बाय कीजिए 673, टारगेट रहेगा 700, एंड सेकंड टारगेट रहेगा 725, स्टॉप लॉस रहेगा 650 ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस। और थर्ड रहेगा मेरा भारत फोर्ज, पार्ट डिफेंस पार्ट ऑटो एंसिलरी। काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर लग रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट भी कर रहा है, एक ब्रेकआउट के लेवल्स पे रेडी है स्टॉक। तो आप भारत फोर्ज में बाय कीजिए 1269 के लेवल्स के लिए। टारगेट रहेगा 1305 एंड 1340, स्टॉप लॉस रहेगा 1235 डेली क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है, भारत फोर्ज जो 1235 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1305 1340 के टारगेट के साथ आपको भारत फोर्ज को ट्रेड करना है। दूसरा जो तेजी का सौदा है वो है HDFC AMC का, उस पर भी बुलिश है शरण, और आपको उसमें भी बाय कॉल दे रहे हैं। तो ये 2 शेयर हो गए आपके लिए तेजी के लिए। HDFC AMC के लिए जो टारगेट होगा 5050 और 5200 रुपए का, और 4725 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेड करना है। जिंदल स्टेनलेस 700 725 के टारगेट, 650 का स्टॉप लॉस यहां पर आपके लिए होगा। शरण जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। एक ही आपसे ना रियल एस्टेट वाले स्टॉक्स पर चाहिए शरण, क्योंकि ये स्टॉक्स चले हैं पॉलिसी से पहले, चाहे लार्ज कैप हो, चाहे थोड़े छोटे वाले प्लेयर हो, बेंगलोर वाले प्लेयर, मुंबई वाले प्लेयर, चौतरफा हमने तेजी देखी है। कहीं आपको लगता है कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन अभी होता रहेगा, और अगर किसी की तेजी की पोजीशन है तो उसमें और बल्कि ऐड करने की जरूरत है? कोई ऐसा शेयर जो आपके रडार पर हो रियल एस्टेट स्टॉक्स में? तो मैंने काफी सारे सेक्टर्स का कल रिसर्च किया अभिषेक जी, और मुझे रियल एस्टेट तो वैसे ही अच्छा लग रहा है इतने हफ्तों से। उसमें भी मेरे टॉप 3 पिक्स अभी भी है अगर किसी पोजीशन बनानी है। पहला तो रहेगा प्रेस्टीज एस्टेट, काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है जरा सा 1730 1750 लेवल्स के बीच में, अगर वो उसको भी ब्रेकआउट कर देता है, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को रीटेस्ट भी कर सकता है, वो अराउंड 2000 2100 के लेवल्स पे। तो पहला तो प्रेस्टीज एस्टेट बहुत अच्छा लग रहा है। सेकेंडली दिल्ली बेस्ड, गुड़गांव बेस्ड टॉप डेवलपर DLF, वेरी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली भी काफी अच्छे लॉन्चेस किए है। और इसके लिए मैं बोलूंगा कि किसी पोजीशन वापस भी बनानी है तो DLF में आप जरूर पोजीशन बना सकते हैं 825 के लेवल्स पे। DLF का नेक्स्ट रेजिस्टेंस ही जाके 875 पे, करीबन 5 to 7% यहाँ से भी बढ़कर। तो मुझे DLF भी काफी अच्छा लग रहा है 875 के टारगेट्स के लिए। थर्ड, अगर आपको वापस देखना है तो एक शोभा भी देख सकते हैं, मोरलेस रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट आप देख सकते हैं शोभा में भी। ठीक है, शोभा में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। वैसे कल अच्छी खासी रफ्तार दिखाई थी बेंगलोर बेस्ड जो प्रॉपर्टी स्टॉक्स हैं, शोभा ने, या फिर हमने देखा था कि कल ब्रिगेड में भी बड़ी अच्छी तेजी देखने को मिली थी। DLF में भी कल 2.5-3% के आसपास की मजबूती रही और 825 पर बंद हुआ। 50 रुपए की गुंजाइश अभी DLF में और बन रही है। 875 के टारगेट के लिए आप उसको होल्ड कीजिए। एक और सेगमेंट, उस पर जरा व्यू ले लेते हैं, उसके बाद शरद से हम समझेंगे कि आज के लिए खबरों वाले शेयर कौन से हैं, और आगे हम रिपोर्ट्स पर भी फोकस करेंगे। लेकिन तपन जी, ये जो मार्केट रिलेटेड जो कंपनीज हैं, एक्सचेंज वाली, डिपॉजिटरीज, रजिस्ट्रार, ब्रोकिंग फर्म्स, हम इनमें चौतरफा तेजी देख रहे हैं। मतलब तेजी हो रही है, ग्रोथ भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वैल्यूएशन के मोर्चे पर कहीं सतर्क रहने की जरूरत है, या फिर ये जो तेजी है अभी और बढ़ेगी? यहां से किसी को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, अगर पोर्टफोलियो में अगर ये शेयर हैं तो निवेशित रहने में कोई हर्ज नहीं है।
जी अभिषेक जी, आपने सही बोला कि जिस तरह से कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स में तेजी आई, आप बीएसई ले लो, सीडीएसएल, अगर आप एमसीएक्स ले लो, तो ये इवन ब्रोकिंग बिजनेसेस में, लेकिन ये तेजी वैलिडेटेड भी है और ये जस्टिफाई भी होती है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, खास करके हम डिपोजिटरीज और एक्सचेंजेस की बात करें तो दो ही है, एनएससी बीएसई, जैसे सीडीएसएल और एनएसडीएल, सिमिलरली कैम्स और केफिन। तो इन सब में क्या होता है, इवन एमसीएक्स तो एक तरह से ड्यूओपोली है, कहीं मोनोपोली है। तो यहाँ क्या होता है कि अगर मार्केट ग्रो करेगा, और जो करेगा, अगर हम लोग बोले, नीति आयोग बोले कि 2047 में हम लोग $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगे, अभी हम लोग 4.2 ट्रिलियन है। तो अगर हम लोग यहाँ से 8 या 9 गुना बढ़ रहे हैं, तो जीडीपी के हिसाब से अपना मार्केट कैप भी देखो तो ऑलमोस्ट 1.21 या 1.2 है। तो हम भी 10 गुना यहाँ से बढ़ सकते हैं, मार्केट भी। तो इनमें यही तो प्लेयर है, और कहाँ से नए आएंगे, लाइसेंस तो मिल नहीं रहे। तो मेरे हिसाब से इनमें वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड रहेगा ही रहेगा, एंड हर एक लेवल पे डीप आता है तो बाई करना चाहिए। इनके वैल्यूएशन मुझे नहीं लगता कि इतने कम होंगे, खास करके बीएस ले लो, एमसीएक्स, ऑल दैट, क्योंकि मोनोपोली है एक तरह से। और जिस तरह से एनएससी का अगर आप प्राइमरी मार्केट में, सॉरी अभी तो आईपीओ आने वाला है, लेकिन आप ग्रे मार्केट में आप देख रहे हो प्रीमियम, तो उस तरह से लग रहा है कि इनमें तेजी और रहेगी। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स को हर एक लेवल पे आई थिंक ऐसे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए लेने चाहिए। अब हाँ, इनिशियली अभी आप बोलोगे वैल्यूएशन अभी का ऑफ कोर्स हाईलाइटेड ज्यादा है, बट लॉन्ग टर्म में मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। काफी अच्छे से समझाया तपन जी आपने। अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी, इवेंचुअली मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो अपने पैसे पार्क करेंगे, ढेर सारे एसेट क्लासेस, लेकिन सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव एसेट क्लास स्टॉक मार्केट में पार्क करेंगे। और इसमें मोनोपोली की अगर बात करें, चुनिंदा प्लेयर्स हैं। और एनएसई ऑफ कोर्स एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स में तो लाइफ हाई हम अच्छा खासा मजबूती का रुझान देख रहे हैं, जिसमें बीएसई, कैम्स, सीडीएसएल, ये सारे स्टॉक्स को ऐड करना चाहिए। लेकिन अनलिस्टेड स्पेस में भी आईपीओ आने से ठीक पहले एनएसई की अगर बात करें, देखिए 52 वीक लो एनएसई के शेयर्स का जो है वो 1110 था, जो कि 27 अगस्त 2024 पर था। और वहां से अगर आप देखेंगे तो इस वक्त अनलिस्टेड मार्केट में लेवल जो है वो डबल होता हुआ दिख चुका है। मार्केट कैप जो है करीब 4 लाख करोड़ से 5 टू बी प्रिसाइज 5.6 लाख करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। आईपीओ आने से पहले ये तस्वीर है, जब लिस्ट हो जाएगा तब वन अनदर स्ट्रॉन्ग एंट्रेंट जरूर हो जाएगा। लेकिन एट दिस पॉइंट बीएसई लिमिटेड और इसके अलावा सारे एक्सचेंज प्लेयर्स पर, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म स्टॉक्स पर नजर तो है ही। चलिए आगे बढ़ेंगे। और आज खबरों के दम पर एक्शन कहाँ पर है? देखिए सबसे बड़ी खबर तो आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी से रिलेटेड सेक्टर्स पर तो नजर रखनी ही है। बैंक्स, फाइनेंशियल्स पर हमारी नजर है। रियल एस्टेट ऑलरेडी इतना चल रहे हैं, और आज रियल एस्टेट किस तरह चलेंगे उस पर नजर है। ऑटो क्षेत्र पर भी नजर है। लेकिन एक्सचेंजेस पर कल बाजार बंद होने के बाद खबरें आई, खबरें कम रही, लेकिन इंपॉर्टेंट खबरें जो हैं वो सारी हमने निकाली, आपके सामने रखेंगे। शरद बताइए, खबरें तो कम है लेकिन असर बड़ा होगा? असर होगा। और मानसी, ब्लॉक्स इस हफ्ते जो है 6 से 7 बड़े ब्लॉक्स आए, और आज भी एक ब्लॉक खुल रहा है। बताइए, बजाज फिनसर्व है, बड़ा नाम। यहाँ पे प्रमोटर्स लगभग 2% स्टेक की बिकवाली करेंगे। उसका जो वैल्यू है 5,800 करोड़ का है। अभिषेक ने थोड़ी देर पहले बताया था कि लिक्विडिटी इश्यूज जो होते हैं वो सकअप कर लेते इतनी बड़ी ब्लॉक डील्स। लेकिन हमारा एसआईपी इतना स्ट्रांग है, हमारे डीआईज इतने स्ट्रांग है कि अब्जॉर्प्शन भी अच्छा हो रहा है। इसलिए देखिए 2 दिन में जो है बाजार में गिरावट भी नहीं देखने मिला, डिस्पाइट इतने बड़े बड़े ब्लॉक डील्स आ रहे थे। लेकिन बजाज फिनसर्व पे नजर डालिए, प्रमोटर लगभग 2% स्टेक की बिकवाली करेंगे। 5,828 करोड़ का डील है। फ्लो प्राइस 1,800 रुपए का है, यानी कि 3.3% डिस्काउंट क्लोजिंग मार्केट प्राइस से। प्रमोटर्स का लगभग 61% स्टेक ऑलरेडी होल्ड कर रहे थे मार्च क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। अशोका बिल्डकॉन लगभग 1,400 करोड़ रुपए का जो इनको ऑर्डर आया है, LOI यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट, ये आया है मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट महाराष्ट्र से। स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। इंटरेस्टिंगली प्राज इंडस्ट्रीज पे नजर रखिएगा। पैराग्वे एक कह सकते हैं लैटिन अमेरिका की कंट्री है, जहाँ पे उनकी जो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है उनके साथ वो करार किए हैं बायो रिफाइनरी प्रोजेक्ट। हाल ही में प्राज इंडस्ट्रीज यूएस में भी जो है अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के जो ऑर्डर एक्सपोर्ट का जो अनाउंसमेंट किए थे। तो ये एक एंगल ज़रूर रखिएगा प्राज इंडस्ट्रीज़ का कि ये ग्लोबल सप्लायर हो रहा है प्रोडक्ट्स का। ऑफकोर्स डोमेस्टिक सप्लाईज में भी इनका बड़ा हाथ है। हिंदुस्तान जिंक सिल्वर एमसीएक्स प्राइजेस लाइफ टाइम हाई पे हैं, क्रॉस कर गया है 1,04,100 रुपये प्रति केजी पे। तो जो सिल्वर का जंप आया है उसके कारण हिंदुस्तान जिंक पे नज़र ज़रूर रखिएगा। और एक छोटा स्टॉक है MMTC,
जो ट्रेडिंग करता है, बाइंग सेलिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिल्वर का, उस पर भी नज़र रखेंगे। और आयरेडा की बात करें तो लगभग 4500 करोड़ का QIP खुल चुका है, फ्लो प्राइस 174 रुपीज़ का है, यानी कि लगभग 5% डिस्काउंट का, जिस तरह सेबी की नॉर्म रहती है QIP प्राइसिंग को लेके। तो इन स्टॉक्स पे ज़रूर नज़र रखिएगा। बट ऑफ कोर्स रेट सेंसिटिव स्टॉक्स, आपके मेटल स्टॉक्स, खास करके सिल्वर रिलेटेड स्टॉक्स, और कुछ एंगल से IT स्टॉक्स भी, क्योंकि नास्दाक में प्रेशर था, तो इन स्टॉक्स पे जो है हम फोकस करेंगे आज। एब्सोल्युटली। हिंदुस्तान जिंक तो इनफैक्ट शरद हमने कल टच बेस भी किया था जब चांदी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची थी, और कल ही क्लोजिंग के समय हिंदुस्तान जिंक में एट डेज हाई करीब 5% की तेजी देखने को मिली थी। चलिए आज हिंदुस्तान जिंक की शुरुआत पर भी नजर रहेगी। और ब्लॉक डील्स का सिलसिला तो बिल्कुल इस हफ्ते बड़ा रहा। इसी हफ्ते की अगर बात करें, टाटा टेक्नोलॉजीज, एल्केम लैबोरेटरीज, ABFRL, ओला इलेक्ट्रिक, येस बैंक, सारे स्टॉक्स में ब्लॉक डील्स बड़ी होती हुई नजर आई। बावजूद इसके मार्केट का अंडरटोन बुलिश रहा, जो कि अपने आप में ही एक बड़ी बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ और स्टॉक्स का जिक्र करते हैं। और आज ही के सत्र में अगर आप देखेंगे, हिंदुस्तान जिंक से ही शुरुआत करना चाहूंगी। और शरण, गुड मॉर्निंग आपसे। लेकिन हिंदुस्तान जिंक पर आपकी राय लेने से भी पहले ल्यूपिन पर आपका जो टेक था, उस टेक को एड्रेस करना चाहेंगे। ल्यूपिन में कल आपने हमारे साथ अपनी राय शेयर की थी। 1954 के लेवल्स पर स्टॉक खुलता दिखा, 1999 पर क्लोजिंग। ड्यूरिंग द डे हम कह सकते हैं कि दिन के उच्चतम स्तर 1999 के थे। आपका टारगेट था 2000 का, तो टारगेट अचीव ही हुआ कह सकते हैं शरण। गुड मॉर्निंग मानसी। यस, कल लुपिन का टारगेट अचीव हो गया। मोस्टली मैंने कॉल फ्यूचर्स के लेवल्स में दिए थे, तो अराउंड 1975 के लेवल पे दिए थे, जो अराउंड 2000 फर्स्ट टारगेट था। स्टॉक ने करीबन 2008 के लेवल्स टच किए, तो ओवरऑल यस, इंट्राडे टारगेट अचीव हो गया था। और हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो काफी समय, करीबन 9 मंथ्स के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने एक जबरदस्त ब्रेकआउट दिए कल के डेट में, और काफी अच्छे वॉल्यूम से। मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट काफी लंबा चल सकता है। अगर किसने निवेश किया है तो एक बार एक नेक्स्ट टारगेट हिंदुस्तान में 515 और 525 के लेवल्स का दिख रहा है। और ओवरऑल मेटल स्पेस ही काफी अच्छा लग रहा है। इसके लिए आज मैंने भी मेरा पिक मेटल स्पेस से ही सिलेक्ट किया था, जिंदाल स्टेनलेस। शाइन कर रहा है, अट्रैक्टिव है, और हमारे एक्सपर्ट्स के भी पॉजिटिव फोकस रेडार पर है। हिंदुस्तान जिंक पर भी नज़र रखेंगे, और इसके अलावा जो कॉल्स आई हैं उस पर नज़र रखेंगे शरण की तरफ से। लेकिन जहां रियल एस्टेट स्पेस कल आउट परफॉर्म कर रहा था, एक और स्पेस है जो कि लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है, वो है डिफेंस और शिप बिल्डिंग का खेमा। तपन, गुड मॉर्निंग टू यू। और डिफेंस स्टॉक्स में तो आए दिन अच्छा एक्शन, बिकॉज इंडिजिनाइजेशन, स्वदेशीकरण की मुहिम, सरकार का फोकस, डोमेस्टिक डिफेंस प्लेयर्स को ज़्यादा रिस्पॉन्स देना, ये सारी चीज़ें डिफेंस सेक्टर के लिए अच्छी कारगर साबित हुई। लेकिन अब शिप बिल्डिंग स्पेस में भी अच्छी खासी मजबूती है। कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिप बिल्डर, मेसगांव डॉक, ये सारे स्टॉक्स इसी हफ्ते जब वॉलेटिलिटी नज़र आ रही थी मार्केट्स में, तब भी चल रहे थे। अब एंट्री अपॉर्चुनिटी के लिहाज से तो काफ़ी दूर चले गए हैं, काफ़ी कह सकते हैं कि आगे बढ़ गए हैं स्टॉक्स। लेकिन पूरा डिफेंस सेक्टर और शिप बिल्डिंग स्पेस पर एक फंडामेंटल टेक आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मानसी जी। ओवरऑल डिफेंस सेक्टर तो पता है कि एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म बैट लगा सकते हैं आप, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड ही दिख रहा है कि जब पाकिस्तान और चाइना आपके पड़ोसी है तो किसी पे विश्वास नहीं रख सकते। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे जो डिफेंस सिस्टम ने एक कह सकते हैं वैलिडेशन आया कि हम लोग अच्छी मैन्युफैक्चरिंग और हमारे डिवाइसेस भी अच्छे हैं, तो उसके वजह से ऑफकोर्स डिफेंस का ना इवन डोमेस्टिक तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, ऑर्डर्स बढ़ेंगे, पर हमें एक्सपोर्ट का भी बेनिफिट मिल रहा है। आप देखिए हमारा अभी तक 25,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था, लेकिन 2030 तक बातें चले कि 50,000 करोड़ डबल हो जाएगा, 50,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। काफी छोटे छोटे कंट्री यानी फिलीपींस, ताइवान, साउथ अफ्रीका, वहां से ऑर्डर्स अभी आ रहे। ऑलमोस्ट 15 से ज्यादा कंट्री ने अपना कहते हैं इंटरेस्ट बताया है। एंड ओवरऑल जब डिफेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट एलोकेट किया है, और 50,000 करोड़ का और एक एडिशन हुआ था गवर्नमेंट के है। तो यहाँ तो एक क्लियर कट ट्रेंड दिख रहा है। प्लस इनके लाइसेंस किसी और को दिए नहीं जाते। अगर फाइटर जेट करना है तो HAL के पास ही रहेगा, अगर आपको सबमरीन बनना है तो मेजागॉन के पास ही रहेगा। तो एक स्पेशलाइजेशन है, और वो स्पेशलाइजेशन कॉपी नहीं होते, लाइसेंस मिलते नहीं। तो एक तरह की इसमें भी हर एक सेगमेंट में एक तरह की मोनोपोली रहती है।
जब हम लोग शिपयार्ड की बात करें तो ऑफकोर्स गार्डन रिच शिपयार्ड, मैजागन और वो सब की बात, कोचिंग शिपयार्ड, तो ये 3 कंपनी मेजर है। लेकिन इन सबके ऑर्डर बुक आप देखिए, ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 4 से 5 गुना है उनके टोटल एनुअल सेल्स से। सो यानी यहाँ प्रॉब्लम ऑर्डर बुक का नहीं है, ऑर्डर्स इनको मिलते रहेंगे, यहाँ है कैपेसिटी का प्रॉब्लम। कितनी जल्दी वो लोग कैपेसिटी बढ़ाएंगे, ये सब कंपनी जो जल्दी कैपेसिटी बढ़ाएगा और डिलीवरी टाइम पे देगा उनको फायदा होगा। जिस तरह से एयरफोर्स के जो चीफ थे उन्होंने बोला था ना कि एचएल समिट लेट मिल रहे हैं, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड ऑफ कोर्स कैपेसिटी बढ़ाने का भी उनको फोकस करना पड़ेगा। पर मेरे हिसाब से ये लॉन्ग टर्म बेट है। अगर निवेशक को अगर पता नहीं चले किस स्टॉक में डाले तो मेरे हिसाब से ईटीएफ आते हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल का ईटीएफ है डिफेंस, वो डायरेक्टली बाय कीजिए अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। लेकिन डिफेंस लॉन्ग टर्म ट्रेंड बहुत ही अच्छा है। डिफेंस एज अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड बहुत अच्छा है, तपन जी की राय। लेकिन शरण, 4-5 इंपॉर्टेंट कॉल्स थे जिनके इंपॉर्टेंटली टारगेट्स हिट कर गए। मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं और उसके लिए बधाई भी आपको। एसबीआई कार्ड्स, ग्रासिम, कॉनकोर, मुथूट फाइनेंस और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन 5 स्टॉक्स में जो है आपने बुलजाई हिट कर दिया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन इस पे। लेकिन एक सवाल है आपसे शरण, केमिकल स्पेस, ऑफ कोर्स यहाँ पे चर्न बहुत आते हैं, वॉलिटिलिटी बहुत रहती है। एग्रो केमिकल स्पेस पे भी जो एक अच्छी व्यू जो है अजय जोशी केमिकल एक्सपर्ट ने भी बताया था कल। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे केमिकल स्टॉक पर अगर बात करें पोजिशनली, अगर कुछ अच्छा ट्रेड बैठ रहा है, अगर बैठ रहा है तो वो कौन सा स्टॉक हो सकता है? तो शरद जी, मैंने लास्ट वीक भी शायद से मेंशन किया था एसआरएफ काफी अच्छा लग रहा है, केमिकल स्पेस में है और ओवरऑल स्टॉक ने एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखते हुए एक न्यू हाई बना दिया है। तो इससे पता चलता है कि इनके आगे वाले आने वाला समय बिजनेस काफी अच्छा परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि जो प्राइस एक्शन बता रहा है उस हिसाब से लग रहा है इनके एक्सपोर्ट फिगर्स और डेफिनेटली मार्जिन इस बार काफी इंप्रूव होने वाले हैं। तो ओवरऑल मुझे एसआरएफ काफी अच्छा लग रहा है। और एक दूसरा आप देखें नीचे के स्तरों से टाटा केमिकल्स, उसमें भी काफी एक अच्छी मूवमेंट देखी गई है। स्टॉक जस्ट अपने 200 डे एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, मगर ओवरऑल निचले स्तरों से काफी अच्छी प्राइस एक्शन और काफी वॉल्यूम बाइंग दिखी है। तो सेकंड आप अगर स्पेस देखना तो आप टाटा केमिकल्स में देख सकते हैं। और एक बार अगर ये 200 डे के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करे तो आप एक काफी फास्ट मूव देख सकते हैं अराउंड 1000 के लेवल से। करंट प्राइस है अराउंड 930 के लेवल्स का टाटा केमिकल्स में। और टाटा केमिकल्स पे जो है शरण की राय। तपन जी, एक और सवाल रहेगा। ऑफ कोर्स हमने डिफेंस और शिप बिल्डिंग पे तो बात कर ली, लेकिन पीएसयू बैंक्स, ऑफ कोर्स रेट सेंसिटिव मूवमेंट होती है। मंडे, ट्यूसडे और इवन वेडनेसडे हमने देखा एक अच्छी रैली आई, फिर वहाँ थोड़ी सेलिंग देखने मिली। अब लगता है पीएसयू बैंक्स वापस फोक में आ जाएंगे कि एक बस एक शॉर्ट टर्म मूव था? क्योंकि पीएसयू बैंक्स देखा जाए तो वैल्यूएशंस थोड़े अट्रैक्टिव हैं प्राइवेट बैंक से बात करें तो। एफआई ओनरशिप का वॉलेटिलिटी उतना ज़्यादा नहीं है, ऑफ कोर्स एसबीआई आप हटा दें तो पीएसयू बैंक्स में मिड लेवल पे आपको कुछ अच्छा लग रहा है? ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस भी है निम्स का कि वित्त साल 2026 में स्ट्रेंथ देखने मिल सकता है। तपन। थैंक यू शरद जी। ओवरऑल अगर आप पीएसयू बैंक की बात करें, ऑफकोर्स जैसे आपने बताया कि काफी बढ़ गए हैं, लेकिन पीएसयू बैंक को डायरेक्टली फायदा होगा जब आरबीआई रेट कट करेगा। बॉन्ड से डायरेक्टली इनको फायदा होता है और ओवरऑल अगर आप देखो ना तो लैंडिंग में भी फायदा हो जाता है, क्योंकि पीएसयू बैंक के नॉर्मली लैंडिंग रेट कम होते हैं कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स। एंड ग्रोथ जो लेगार्ड है कुछ कुछ बैंक्स की, वहां बढ़ावा आ सकता है। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा कॉशियस इसलिए रहना पड़ता है कि कुछ एनपीए स्पाइक आ गए तो प्रॉब्लम आ जाती ना। नो डाउट काफी एनपीए कंट्रोल में आ गए मोस्ट ऑफ द पीएसयू बैंक से, लेकिन आपको एनपीए साइड से और ओवरऑल किस तरह से उनके पीसीआर मेंटेन होते हैं वो सब भी आपको देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से इसमें जो लार्ज पीएसयू बैंक है जैसे एसबीआई हो या बीओबी हो, वहां थोड़ा आप नजर रख सकते हैं। मिड लेवल पे अभी भी आपको थोड़ा कॉशियसली रहना पड़ेगा, क्योंकि भाग चुके हैं तो शायद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आए। लेकिन मुझे लॉन्ग टर्म लेवल पे आई थिंक बड़े पीएसयू बैंक ज्यादा अच्छे लग रहे हैं यहाँ से। ठीक है, बड़े जो पीएसयू बैंक हैं ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। बड़े मतलब कि एसबीआई हो गया, पीएनबी, बीओबी, केनरा बैंक, अगर आप टॉप 4 अगर देखेंगे तो इन पर आप नज़र रखिए, ज़रूर चलेगा। एक और शेयर आज फोकस में रहेगा, वो है IREDA का। रिन्यूएबल एनर्जी की फाइनेंसिंग वाली ये कंपनी है
और लिस्टिंग तो बड़ी कमाल की हुई थी, उसके बाद एक प्रॉफिट टेकिंग आई, शेयर काफ़ी तेज क्रैश भी हुआ और अब रिकवरी वाले फेज में है। खबर आज ये आई है कि इरडा 4,500 करोड़ रुपए का QIP यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कर रहा है, मतलब बड़े निवेशकों को शेयर जारी करके वो पैसे रेज करेगा। फ्लोर प्राइस है 173 रुपए के आसपास का, मतलब ज़्यादा कोई फर्क नहीं, 176 करके क्लोजिंग है, 173.83 ये है फ्लोर प्राइस, 174 रुपए के आसपास का। शरण जी, इरडा कैसा आपको मूव दिखा रहा है? ये चार्ट क्या संकेत दे रहा है? क्या इसमें अगर किसी की पोजीशन तेजी की है तो बनाए रखे? अभिषेक जी, स्टॉक एक अपने रेजिस्टेंस पे अराउंड 180 लेवल्स, जो उनका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है, और आप देखें QIP भी ज्यादा डिस्काउंट पे नहीं की गई है, तो एक काफी पॉजिटिव माना जाता है स्टॉक के लिए। तो ओवरऑल अगर एक बार 180 के ऊपर ट्रेड करने चालू करे तो स्टॉक में एकदम ट्रेंड बदल जाएगा, एक पॉजिटिव ट्रेंड हो जाएगा, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी ओवरऑल इंडिया में 180 के ऊपर। और टारगेट्स की बात करें तो आप सीधा 190 और 200 के लेवल्स काफी फास्ट देख सकते हो। जब जब स्टॉक नीचे से 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है, एक 5 to 10% की फास्ट अप मूव आती है आने वाले 5 से 6 सेशंस में। तो ओवरऑल पॉजिटिव है, QIP का प्राइस भी काफी पॉजिटिव लेवल पे है और स्टॉक एकदम रेजिस्टेंस पे कभी भी ब्रेकआउट कर सकता है। जिसने बने रहा है डेफिनेटली बने रहिए, मगर मार्केट का रिस्क है, काफी वॉलेटाइल है, तो डेफिनेटली सिस्टम में आप स्टॉप लॉस जरूर डालिए। एक बार 165 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए स्टॉक में। ठीक है, 165 की स्टॉप लॉस से बने रहने की सलाह है इरिडा के शेयर में, और ये अच्छी बात है कि डिस्काउंट पर नहीं है ये QIP प्लेसमेंट, यानी कि जो बड़े निवेशकों को जो शेयर दिए जा रहे हैं उनको इस मतलब शेयर भाव के आसपास ही हैं। एक और शेयर में आज आप तेजी देख सकते हैं और वो शेयर है अशोका बिल्डकॉन का। मोटर व्हीकल विभाग महाराष्ट्र से 1387 करोड़ रुपए का इनको LOI यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट मिला है और इसके चलते ये फोकस में है। अगर हम शेयर की चाल की बात करें तो अच्छे रफ्तार से ये शेयर चला है, पिछले महीने भर में करीब 25% के आसपास के रिटर्न्स कमा के दिए हैं। तपन जी, अशोक बिल्डकॉन ये कंपनी आपको लगती कैसी है, जरा ये बताइए, क्योंकि नंबर्स तो जो मार्च तिमाही के आए थे बड़े शानदार नंबर्स रिपोर्ट किए थे और अब हम शेयर को देख रहे हैं कि अभी भी अपने रिकॉर्ड हाई से, मतलब 52 वीक हाई से, माफ कीजिएगा, करीब 100 रुपए की दूरी पर खड़ा है शेयर, एग्जैक्टली 100 रुपए की दूरी पर है। कंपनी कैसी लगती है आपको? ये मुझे ये कंपनी अच्छी लग रही है। अशोका बिल्डकॉन का अगर आप ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी काफी अच्छा है और इनको जिस तरह से ऑर्डर मिले और एग्जीक्यूशन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप देखो कोई भी इंफ्रा कंपनी में एग्जीक्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो आपका जो कैपिटल साइकिल ना फंस जाती है। तो इनका ऑपरेशंस अच्छे और नो जिस तरह से डिलीवरी उनकी हो रही है ऑन टाइम, तो वो उनके लिए बेटर है और आगे जाके भी मुझे स्कोप अच्छा लग रहा है। ये काफी समय से मेरे लिए भी ये कंपनी हमेशा रेडार में रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप बात करो तो अशोका बिल्डकॉन एक अच्छी कंपनी है। ओवरऑल अगर आपको यही डीप में मिलती है तो आप बाय कर सकते हो। और यहाँ से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कैपेक्स साइकिल जो बढ़ी है गवर्नमेंट की, वो बढ़ने वाली है। यहाँ से इस बार हम लोग 11 लाख करोड़ से ज्यादा 12 लाख करोड़ की उम्मीद है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा गवर्नमेंट के एंड से, क्योंकि प्राइवेट कैपेक्स लैगार्ड है। तो जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है गवर्नमेंट के एंड से, तो ये सब इंफ्रा कंपनी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट आता है, एक ऑर्डर यहीं तो दूसरा ऑर्डर। सो उस लेवल पे भी, उस थीम पे भी आई थिंक अशोका बिल्डकॉन एक अच्छी कंपनी होगी जो आप रेडार में रख सकते हो। केपेक्स और बिजनेस एक्सपेंशन का क्लियर इम्पैक्ट जो है इंफ्रा रिलेटेड काउंटर्स पर, मैन्युफैक्चरिंग हर तरह से प्रोजेक्ट्स वाले जो बिजनेसेस हैं उनको पड़ता है और अशोका बिल्डकॉन का करीब 1.5 से 2% की मजबूती देखने को मिली थी। इसी लिस्ट में कई सारे इंफ्रा रिलेटेड प्लेयर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड प्लेयर्स हैं, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, L&T, ये सारे स्टॉक्स पर भी नज़र रखनी चाहिए। लेकिन ब्रोकरेजेस के रेडार पर भी शेयर्स इस वक्त, और कल ढेर सारी ब्रोकरेजेस आई भी थी और वो सारे ब्रोकरेजेस के रेडार वाले स्टॉक्स में इम्पैक्ट भी पड़ता है। इसी तरह आज भी जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं वो सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कंपाइल की हैं और वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं वो रिपोर्ट्स लेकर। गुड मॉर्निंग वरुण, बताइए। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करूँगा ब्लू स्टार के साथ। कल स्टॉक में करीब 2-2.25% के आसपास की तेज़ी थी, लेकिन आज इस पर नज़र रखिएगा क्योंकि कल इसकी एनालिस्ट मीट थी और उसके बाद यहाँ पे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से डाउनग्रेड आया है। एंटिक ने अगर आप देखेंगे तो होल्ड की सलाह दी है और लक्ष्य घटा दिए हैं।
1828 से घटा के अब 1712 का दे रहे हैं। बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो अर्ली मॉनसून आया है उसके चलते जो रूम एसी है उसकी मांग में काफ़ी असर पड़ा है। आप अगर देखेंगे तो अप्रैल के महीने में इनफैक्ट 15 से 20% के आसपास डिमांड में गिरावट देखने मिली है। मई में करीब 15 से 20% गिरावट और हुई है और जून में तो पूरे तरह से वॉश आउट देखने मिला है। ये पूरा जो इनका ओवरऑल डिमांड है वो FY26 में इनका कहना है कि 15% के आसपास ग्रोथ होगी। मैनेजमेंट का कहना है कि रूम एसी में वो भी खासकर फेस्टिवल सीजन और रेटिंग चेंज की वजह से होगी। पहले इन्होंने जो गाइडेंस दिया था वो 20% के आसपास का ग्रोथ का था, तो अपने ग्रोथ के गाइडेंस को इन्होंने घटाया है। साथ ही साथ यहाँ पे एंटिक ने भी अपने EPS एस्टिमेट जो है उसमें कटौती की है और इसके लिए यहाँ पे अपना जो प्राइस टारगेट है उसको इन्होंने काटा है 6% के आसपास। FY26-27 के लिए इन्होंने कटौती की है। अगला स्टॉक है भारतीय हेक्साकॉम। यहाँ पे नज़र रखिएगा, मोतीलाल ओसवाल ने इस कंपनी को डाउनग्रेड किया है। न्यूट्रल की सलाह, पहले बाई की सलाह थी। हालांकि लक्ष्य जो है वो 1900 के ऊपर इन्होंने अभी भी रखे हैं। इनका कहना है कि 40% प्रीमियम वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। रिस्क रिवॉर्ड जो है वो इस कंपनी के लिए थोड़े बहुत अनफेवरेबल है। जो एग्जीक्यूशन है वो अच्छा है, प्रीमियम वैल्यूएशन है, नो डाउट नेट डेट में भी आगे कमी होगी। लेकिन साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि आरपुर जो है 284 के आसपास आ सकते हैं FY27 तक और उसके बाद टैरिफ हाइक का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है वो भी आपको देखने मिलेगा। तो नो डाउट ग्रोथ फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा अनफेवरेबल इनको लग रहा है। वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेस्ड लग रहे हैं, इसके लिए इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है। खरीदारी से अब न्यूट्रल की सलाह, लेकिन प्राइस टारगेट 1900 पे अभी भी बरकरार रखे हैं। ओके वरुण, शुक्रिया ये सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट हमें बताने के लिए। तो भारतीय हेक्साकॉम पर मोतीलाल की रिपोर्ट और ब्लू स्टार पर एंटिक की रिपोर्ट। इंटरेस्टिंग है ब्लू स्टार की रिपोर्ट, किसी का फायदा किसी का नुकसान। वो कहते हैं ना, मॉनसून, अर्ली मॉनसून का ऑनसेट जो है वो फर्टिलाइजर और केमिकल प्लेस के लिए तो अच्छा काम करेगा। हालांकि फर्टिलाइजर में एक्शन आना अभी बाकी है। कल के सत्र में केमिकल स्टॉक्स अच्छी मजबूती दिखा रहे थे, लेकिन ये वाइट गुड सेगमेंट्स की अगर बात करें, इन सेगमेंट्स की इम्पैक्ट और डिमांड जो है वो कम होती हुई दिखेगी। ब्लू स्टार की ही अगर बात करें, अर्ली मॉनसून से इनके रूम एसी सेगमेंट की डिमांड जो बिल्कुल डैम्पन होती हुई। मई में तो 15 से 20% का ड्रॉप है, लेकिन एंटिसिपेटेड है रिपोर्ट में कि जून में पूरी तरह से वॉश आउट देखने को मिलेगा। शरण, एक राय आपसे, ब्लू स्टार पर जानना चाहेंगे। विजोविज केमिकल पर तो आपने अपना नजरिया बताया, लेकिन फर्टिलाइजर में क्या एंट्री अपॉर्चुनिटी है? अब भी वहां पर एक्शन आना, मूवमेंट आना बाकी है? मानसी जी, तो पहले ब्लू स्टार की बात करें तो स्टॉक ने ऑलरेडी एक हाई बना दिया था 2400 का करीबन जैन में, और तब से प्राइस एक्शन काफी वीक दिख रहा था। स्टॉक ऑलरेडी करीबन मुझे लग रहा है 35% और 30% के आसपास ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल करेक्शन तो स्टॉक में खत्म हो गई है, और अभी जाके ब्रोकरेजेस के सब नेगेटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है एक बार जब इतने नेगेटिव रिपोर्ट आते हैं तो स्टॉक आसपास अपना बॉटम बना देता है। तो ओवरली ब्लू स्टार का प्राइस एक्शन तो काफी नेगेटिव है, मगर दिख रहा है स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है 1500 to 1600 के लेवल पे, और आगे भी चल के मुझे लग रहा है वो बारिश के सीजन में ले आके जून, जुलाई और अगस्त तक तो स्टॉक में कुछ प्राइस एक्शन दिखाई नहीं देगा। नहीं, लेकिन फर्टिलाइजर पर आप राय दीजिए शरण। तो फर्टिलाइजर में बेस्ट पिक था दीपक फर्टिलाइजर। में काफी समय से उसे ट्रैक कर रहा था, एक न्यू ऑल टाइम हाई भी बना दिया है स्टॉक ने। तो अगर किससे पोजीशन बनाना है, एक बार करेक्शन या बाय ऑन डिप्स में दीपक फर्टिलाइजर आप ले सकते हैं डेफिनेटली। 1450 to 1500 के लेवल्स पे अगर आए तो डेफिनेटली आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं। ओवरऑल प्राइस एक्शन सबसे बेस्ट दीपक फर्टिलाइजर में है। दीपक फर्टिलाइजर पसंद आता है, फर्टिलाइजर कैटेगरी में, केमिकल स्पेस में SRF पर एक नजरिया, और इस स्पेस पर मॉनसून से ठीक पहले फर्टिलाइजर, एग रिलेटेड केमिकल स्टॉक्स पर नजर भी होनी चाहिए। लेकिन नजर ऑटो क्षेत्र पर भी होनी चाहिए। ऑटो सेक्टर आज क्रेडिट पॉलिसी से पहले भी फोकस रेडार पर होगा, और कल के सत्र में ऑटो सेक्टर में हमने कमजोरी देखी थी। लगभग सारे सेक्टर्स में एक्शन मूव्स थे, फार्मा, रियल एस्टेट आगे थे, लेकिन जो चुनिंदा सेक्टर्स में बिकवाली थी उस लिस्ट में ऑटो सेक्टर शामिल था। तपन, ऑटो सेक्टर को लेकर कल एक इंटरेस्टिंग अपडेट और रिसर्च भी हमने व्यूवर्स को बताई थी। रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर चाइना का पूरा कंट्रोल आता हुआ। ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो हैं EVs के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं, और ये भी एक डेवलपमेंट, एक खबर आती हुई दिखी, कह सकते हैं फ्रॉम ओवरसीज़ मार्केट, जिसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक ऑटो सेक्टर पर पड़ता हुआ दिखा भी।
और इस पर क्लियरली कंपनियों का भी टेक आना शुरू हो चुका। बड़ी कंपनी जैसे बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, मारुति, ये तमाम कंपनी के मैनेजमेंट्स अब इसकी बात कर रहे हैं। ऑटो सेक्टर पर आप अपना टेक तैयार रखें। इस बीच मेरी संवाददाता, हमारी सहयोगी सुमिता करीर भी हमारे साथ जुड़ी है। सरकार का जोर अब रेयर अर्थ मैग्नेट्स का प्रोडक्शन बढ़ाने पर होगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार इसके लिए जल्द ही PLI स्कीम्स का ऐलान भी कर सकती है। सबसे पहले एक खबर सुमिता से एक बार जान लेते हैं, उसके बाद एक फंडामेंटल टेक भी समझेंगे। जी, गवर्नमेंट एक सब्सिडी स्कीम प्लान कर रही है, ये हमें सूत्रों ने बताया है। सूत्रों ने बताया है कि ये जो सब्सिडी स्कीम है रेयर अर्थ मटेरियल्स के लिए, वो एसेंशियली चाइना से डिपेंडेंस कम करने के लिए है, ताकि चाइना से डिपेंडेंस कम की जा सके। क्योंकि अभी आपको पता होगा कि 90% जो प्रोडक्शन होता है रेयर अर्थ मटेरियल्स का, वो चाइना में होता है। तो डिपेंडेंस कम करना इंडिया की ऑटो मेकर्स की और बाकी इंडस्ट्रीज की, वो एक बड़ा एम है गवर्नमेंट का। और सूत्रों ने ये भी बताया है कि वो स्कीम जरूरी नहीं है कि वो PLI के फॉर्म में हो सकता है वो PLI के फॉर्म में हो या कोई और फॉर्म भी वो अडॉप्ट कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन की रिक्वायरमेंट क्या है। और इंडस्ट्री जो है अभी करंटली इस मैटर पे गवर्नमेंट से डिस्कस कर रही है। ओवरऑल अगर आप रेयर अर्थ मटेरियल्स का इशू देखेंगे, जिसने काफी देशों को डिपेंडेंट किया है, काफी देश उससे सफर कर रहे हैं, क्योंकि उसके इंपोर्ट्स जो हैं वो हॉल्ट हुए हैं रेयर अर्थ मटेरियल्स के। उसके इंडिया जो है वो अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है रेयर अर्थ मटेरियल्स को इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अप्रैल 4 से हमें बताया है सूत्रों ने, कोई रेयर अर्थ मटेरियल का इंपोर्ट नहीं हुआ है। और इस मामले को सुलझाने के लिए अभी MEA, कॉमर्स मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व है इसको सॉर्ट आउट करने के लिए। बाकी एक जो ट्रैवल डेलीगेशन था इंडिया से, वो जाना था चाइना को, इस हफ्ते जाना था, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि ट्रैवल क्लियरेंसेस अभी नहीं मिल पाई है चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से, चाइनीज कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से। तो इंडस्ट्री होप कर रही है कि वो क्लियरेंसेस आ जाएंगी। बाकी डिप्लोमेटिक चैनल्स यूज किए जा रहे हैं। अगर आप ये वापस इस सब्सिडी स्कीम की बात करें तो इसको जो फिजिकल सपोर्ट है वो दिया जाएगा बड़ी और स्मॉल कंपनीज दोनों को। और एसेंशियली इसका जो एम है, इसका एम है कि अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन रेयर अर्थ मटेरियल्स को बढ़ाना, वो एक बड़ा एम रहेगा सरकार का। सो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कितने टाइम में ये स्कीम इंट्रोड्यूस होगी। बिल्कुल सुमिता, बहुत शुक्रिया ये इंपॉर्टेंट अपडेट हमें बताने के लिए। और सरकार अब आगे इस पर क्या कुछ करती है इस पर तो नजर रहेगी ही, लेकिन तपन, रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो है स्मार्टफोन से लेकर फाइटर जेट्स तक इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले तो EVs के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल ये। ऑटो सेक्टर पर एक क्विक टेक आप दीजिएगा। जी मानसी जी, बिल्कुल सही है, क्योंकि रेयर अर्थ जो मैग्नेट का जो प्रॉब्लम वो बजाज ऑटो मैनेजमेंट ने बोला था, तभी आपने देखा था किस तरह से बजाज ऑटो का शेयर भी गिरा था। और ये नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर का इसमें इम्पैक्ट आएगा। यहाँ अपने को वो पुराना जो केस हुआ था सेमीकंडक्टर का ऑटो में, वो याद आ जाता है। तो इस बार अच्छा हम लोग प्रोएक्टिव काम कर रहे हैं। और चाइना अपना इन्फ्लुएंस बताने के लिए कि भाई हमारे 90% से ज्यादा आप रेयर अर्थ देखो तो वहाँ अवेलेबल है। जो इवन US डिपेंड है, हम भी डिपेंडेंट है EV के लिए। तो ओवरऑल हमें भी यस प्रोडक्शन करना चाहिए, लेकिन टाइम लगेगा, इतना इजी नहीं होता। हम लोग 6 से 7% ही है रेयर अर्थ में ऑल ओवर वर्ल्ड में। और आगे जाके भी ना काफी PLI स्कीम और काफी चीजें प्रोत्साहन देना पड़ेगा, लेकिन ये इम्पैक्ट बड़ा होगा। क्योंकि अगर यहाँ थोड़ा भी सप्लाई जो जिस तरह से बोला जा रहा है कि अप्रैल से थोड़ा कम हो गया है, तो उसका EV में इम्पैक्ट आएगा और वो सेल्स में भी इम्पैक्ट दिखेगा। आज जो रैली दिख रही है, काफी सारे स्टॉक्स हैं वो EV के वजह से, तो उसके वजह से इम्पैक्ट आ सकता है। और ये एक मैटर तुरंत ही एड्रेस करना चाहिए। चलिए जल्दी से एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार मार्केट्स लाइव लेकर वापस लौटेंगे। प्री ओपन की शुरुआत हो जाएगी। प्रथम और मेरे साथ हैं मेरे दो सहयोगी, मानसी दवे हैं, शरद दुबे भी हैं, और दो दिग्गज एक्सपर्ट हैं, शरद लिलाने हैं, जो आपको टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों तरह से गाइड कर रहे हैं, और तपन से हम समझ रहे हैं शेयरों को लेकर फंडामेंटल व्यू। पॉलिसी पर पूरी तरह से फोकस है। 4.5% दरों में कटौती की उम्मीद है, चौतरफा एक्सपर्ट की बातचीत कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ बैंक्स भी हैं, SBI की भी रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा था कि नहीं, 0.5% के रेट कट होनी चाहिए। तो देखते हैं कि संजय मल्होत्रा के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सरप्राइज करने का काम करते हैं कि 0.5% का रेट कट देकर इस इकोनॉमी को गति देने का ये काम कर रहे हैं। इस पर बाजार की नजर होगी। लेकिन कल का सत्र बाजार के लिए अच्छा रहा है। बस एक ही चीज रही है कि कल की तेजी में भी FIs ने पार्टिसिपेट किया नहीं।
200 करोड़ रुपए के आसपास की कैश में छोटी सी बिकवाली आई थी। तो देखते हैं कि क्या एफआईज भी वेट एंड वॉच वाले मूड में हैं, क्या बाय बटन वो दबाएंगे आरबीआई की पॉलिसी के बाद, इस पर देखने वाली चीज होगी। लेकिन प्री ओपन के टेक्स आगे हैं 24,655, 100 अंक नीचे आपको दिखेगा। ये 7-8 मिनट तक चलेगा और आप सेंसेक्स देखिए 200 अंक नीचे आपको दिखेगा। थोड़ा सा माहौल सतर्कता वाला रहेगा पॉलिसी से पहले। जो शुरुआत के जो 45 मिनट रहेंगे 9:15 पर बाजार खुलने के बाद में, आप भी थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। एडवाइजेबल यही है, क्योंकि 10 बजे क्या होगा, पॉलिसी किस तरह की आती है, कमेंट्री किस तरह की रहती है, ग्रोथ को लेकर क्या कहते हैं आरबीआई गवर्नर, इन्फ्लेशन को लेकर क्या कहते हैं। देखिए ग्रोथ तो अभी Q4 की अच्छी आई है, इन्फ्लेशन भी अपने रेंज में ही है, ज्यादा यहां से अपसाइड की आशंका नहीं है। लेकिन आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री काफी अहम होगी, उस पर बाजार रिएक्शन देता है और देगा। तो 10 बजे तक वेट करना ठीक ठाक है, आपके लिए एडवाइजेबल है। शरण, आप भी मान के चल रहे हैं कि 45 मिनट जो शुरुआत के हैं उसको छोड़ दें, या फिर कोई इंडेक्स पे आपकी रणनीति होगी? तो अभिषेक जी 10 बजे तक तो कुछ भी नहीं होने वाला है। मोस्टली मार्केट एक साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में जाएगा। मगर जो मार्केट में ट्रेडर्स है, जो ट्रेडिंग करते हैं, वो डेफिनेटली अपने पोजीशंस की प्लानिंग जरूर करेंगे। तो उनको देख के हमें कुछ नहीं करना चाहिए। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो या थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा अगर न्यू पोजीशन बनाना है 10 सवा 10 के बाद ही बनाइए। पॉलिसी के बाद भी जरूरी होता है कि गवर्नर क्या बोल रहा है, आगे का व्यू वो क्या दे रहा है, वो भी मार्केट उसको फटाफट डिस्काउंट करता है। इसके लिए 10:30 तक तो मुझे लग रहा है ओवरऑल साइडवेज टू कंसोलिडेट करेगा। 10:30 10:45 के बाद मार्केट एक डेफिनेटली एक वन साइड पोजीशन लेगा, और फिर जो साइड पोजीशन लेगा उस टाइम पे हम लोग रिव्यू करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सही रणनीति है। 10:30, 10 नहीं, मैं तो 10 कह रहा था, 10:30 जब स्पीच कंक्लूड होगी उसके बाद हम फिर से हाजिर होंगे, तमाम एक्सपर्ट जोड़ेंगे और आपको हम गाइड करेंगे मार्केट को लेकर। घंटे 1.5 सवा घंटे आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, ये एडवाइजेबल है। एक मैं डेटा जरा आपको दिखाता हूं जो आपके लिए ना जानना बड़ा जरूरी है। देखिए जो फरवरी में जो आरबीआई की तरफ से रेट कट आया था 7 फरवरी को, वो 5 साल के बाद आया था। लेकिन वो रेट कट भी बाजार को बहुत एक्साइट कर नहीं पाया था। अगर मैं उस दिन की बात करूं तो आप देख लीजिए 7 फरवरी को निफ्टी करीब 0.2% गिरा। निफ्टी बैंक की बात करें तो आधे % के आसपास की गिरावट आई थी। 9 अप्रैल को भी हमने ये देखा कि जब रेट कट हुआ 0.25% का, तो निफ्टी में आधे % के आसपास की उस दिन की गिरावट रही। और निफ्टी बैंक की बात करें तो आधे % की गिरावट निफ्टी बैंक में भी रही। हालांकि अब 9 अप्रैल को ही रेसिप्रोकल टैरिफ में राहत की खबर आई थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तो बाजार उसके बाद एक तरफा चले। निफ्टी की जो रैली रही एक तरफा 1,500-2,000 पॉइंट के आसपास की रही थी उस खबर के दम पर। पॉलिसी वाला उसमें शायद थोड़ा उतना असर नहीं रहा होगा। तो ये आंकड़े भी आपके जहन में होना चाहिए कि 0.25% अगर होता है तो फिर क्या होगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आधे % अगर आरबीआई देता है तो फिर बाजार में हम बड़ी तेजी देखेंगे। लेकिन चलिए एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, जरा उनसे समझते हैं कि बाजार में उनकी कहां पर नजर होगी और वो क्या आपको ट्रेड सजेस्ट कर रहे हैं। सेंट्रल बुकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश भाई बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए आज आपके रडार पर कौन से शेयर है और आप कहां पर तेजी देख रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अभिषेक जी। बिल्कुल देखिए आज बड़ा इवेंट है, आरबीआई की पॉलिसी का आउटकम आने वाला है। उसके पहले मार्केट डेफिनेटली वॉलेटाइल हो सकते हैं। जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी तो एक फ्लैटिश ओपनिंग इंडिकेशन दे रहा है, तो स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करने की सलाह होगी। अंडरटोन थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में ही नजर आ रहा है। रीजन बीइंग कल हमने वॉलेटिलिटी इंडेक्स में तीसरे कंसेक्यूटिव सेशन एक गिरावट देखी थी, जो अब 18 से लेके 15 पर आ चुका है, तो एक कंफर्ट जोन में है बुल्स के। ये जब तक 15 के आसपास है तब तक यहाँ पर थोड़ा सा बुल्स के फेवर में होगा मार्केट का सेंटीमेंट। जहां तक लेवल्स की बात करें 24,500 के नीचे जब तक निफ्टी नहीं जाता है तब तक आउटलुक पॉजिटिव है, और 24,900 25,000 तक का एक ग्रेजुअल अप मूव यहां से हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक आज के लिए एक पर्टिकुलर स्टॉक देखिए, केमिकल स्पेस काफी अच्छा लग रहा है। विद इन केमिकल स्पेस एसआरएफ ये पर्टिकुलर काउंटर है जहां पे हम लगातार एक सीरीज ऑफ हायर हाइज हाई लो देख रहे हैं पिछले 4 दिनों से, और एक काफी अच्छा ब्रेकआउट हमने कल देखा था, नए रिकॉर्ड हाई के पास पहुंच चुका है। इनफैक्ट नया रिकॉर्ड हाई कल के सेशन में इस पर्टिकुलर स्टॉक ने लगाया था। तो स्ट्रक्चर यहां से इंडिकेट कर रहा है कि काउंटर 3,140 से लेके 3,170 तक जा सकता है। 3,140 3,170 के टारगेट होंगे। स्टॉप लॉस रखना होगा 3,065 का, 3,065 का स्टॉप लॉस रखना होगा।
सेक्टर पर लगातार पॉजिटिव नजरिया, शरण का भी कन्विक्शन और अब नीलेश जी की भी मोहर लगते हुए 3170 तक जाने का दमखम। एसआरएफ में प्री ओपन में भी मजबूती की चाल इस वक्त नजर आ रही है। 9 के नवरत्न की सूची, खबरों वाले शेयर्स में इंपॉर्टेंट 9 शेयर्स जो हैं वो जान लेते हैं और एट द एंड एक ब्रोकरेज भी हम उसमें आपको बताते हैं। शरद है हमारे साथ, ये 9 के नवरत्न की लिस्ट लेकर। शरद बताइए। बिल्कुल रेट सेंसिटिव स्टॉक्स पे जो है नज़र रखेंगे। बैंकिंग, रियलिटी, कंजम्पशन, इंफ्रा। आरबीआई पॉलिसी में लगभग 25 बिप्स का जो है रेट कट एक्सपेक्टेशंस है। आज 10 बजे से शुरू हो रही वाली मीटिंग। अशोक बिल्डकॉन दूसरा स्टॉक रहेगा। लगभग 1400 करोड़ का ऑर्डर आया है, लेटर ऑफ इंटेंट है। ये मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट महाराष्ट्र से है, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। प्राज इंडस्ट्रीज के लिए अच्छी खबर, पैराग्वे की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के साथ करार किया है बायो रिफाइनरी प्रोजेक्ट को लेके। ये बड़ा करार है तो स्टॉक के लिए सपोर्टिव रहेगा। हिंदुस्तान जिंक पे भी आज नजर रहेगी। सिल्वर एमसीएक्स की प्राइजेस लाइफ टाइम हाई लेवल्स को छू गई है, क्रॉस कर गया है 1 लाख रुपए का मार्क। तो आज भी जो है हिंदुस्तान जिंक में मोमेंटम देखने मिल सकती है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिल्वर प्रोड्यूसर है। आयरेडा ऑलमोस्ट 4500 करोड़ का क्यूआईपी खुल रहा है, फ्लो प्राइस 174 रुपीज़ पे है, तो इस पे भी नज़र रहेगी। एमएनएम और टाटा मोटर्स पे भी नज़र रखिए। ऑफकोर्स आप कह सकते हैं कि इलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के जो विवाद हो रहे हैं उसमें टेस्ला का स्टॉक क्रैक कर गया। एंड ऑफकोर्स भारत के ईवी प्लान्स को लेके एक सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो हो सकती है एमएनएम और टाटा मोटर्स के लिए। ऑटो और कैपिटल गुड्स स्टॉक्स पे भी नज़र रखिएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट डिस्कस कर रही है, एक सब्सिडी स्कीम आ सकता है रेयर अर्थ मैग्नेट्स को लेके, तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव ज़रूर है, लेकिन प्रॉब्लम है सप्लाई चेन इश्यूज़ का। अब बात करते हैं भारतीय हेक्साकॉम में, जहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने डाउनग्रेड कर दिया न्यूट्रल पे। पहले बाय रेटिंग थी, लक्ष्य है 1900 रुपीज़ का। और हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज वो है ब्लू स्टार पे। एंटी की रिपोर्ट आई है, होल्ड रखा है, टारगेट प्राइस लेकिन कट कर दिया है, 1828 से घटा के 1712 रुपीज़ कर दिया है। और अर्ली मानसून आने के कारण जो रूम एसी का सेगमेंट है उनके डिमांड पे जो है इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। तो ये 9 अहम स्टॉक्स या थीम्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। यहाँ पे आपको एक्शन दिखेगा। लिस्ट पर नजर है हमारी। शायद शुक्रिया 9 के नवरत्न की सूची हमें बताने के लिए। प्री ओपन लेवल्स इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 24,750 के आसपास। निफ्टी में इस वक्त प्री ओपन टिक्स देखने को मिलेंगे। 8 पैसे कमजोरी के साथ रुपया खुलता हुआ। डॉलर के मुकाबले 85 रुपये 80 पैसे के मुकाबले 85 रुपये 87 पैसे पर आज रुपए की ओपनिंग होते हुई लगातार तीसरा सेशन जब हम देख रहे हैं कमजोरी के साथ रुपए की शुरुआत है। लेकिन बुलियन मार्केट प्रेशियस मेटल्स में लगातार शाइन चमक बढ़ रही है। चांदी इनफैक्ट गोल्ड को सिल्वर जो है आउट परफॉर्म करता हुआ 950 रुपये प्रति किलो रिकॉर्ड स्तर पर चांदी की चाल जो इस वक्त नजर आ रही है। सोना 400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा, तो सोने चांदी की चाल पर नजर रखें, बुलियन मार्केट पर नजर रखें। और इसे इक्विटी रिलेटेड स्पेसेस में हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक्स हैं, वेदांता, इन तमाम स्टॉक्स पर एक फोकस होना चाहिए। और साथ साथ क्रेडिट पॉलिसी से ठीक पहले आप देख रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर में कल भी मजबूती थी और इस वक्त प्री ओपन में भी तेजी का दौर देखने को मिला है। लेकिन क्रेडिट पॉलिसी से पहले मार्केट को 2 हिस्सों में बांटना चाहिए, प्री पॉलिसी, पोस्ट पॉलिसी। डॉक्टर रेड्डीज पर नीलेश क्विकली आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। मजबूती के साथ खुलने की तैयारी है और ताज़ा कंपनी ने अल्वोटेक के साथ करार किया जिसके चलते स्टॉक फोकस रेडार पर रहा। डीआरएल पर आपकी राय क्या होगी? देखिए डॉक्टर रेड्डी ये पर्टिकुलर स्टॉक कल एक काफी अच्छा स्पर्ट दिखाया था इस पर्टिकुलर स्टॉक ने, और काफी अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी भी हमने देखी थी। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। यहाँ से 1315 और 1335 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। सपोर्ट जो है वो है 1260 के आसपास का, तो 1260 का स्टॉप लॉस करना होगा। ऑलरेडी 3% से ज्यादा का उछाल कल हमने देखा था। बेहतर होगा कि थोड़ी सी डिप मिलती है तो इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, में खरीदारी के मौके ढूंढे जाएं। नीलेश, बजाज फिनसर्व पर भी आपसे टेक जानना चाहेंगे। 5,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की डील, बड़ी ब्लॉक डील की संभावना। इससे पहले इस वक्त बजाज फिनसर्व प्री ओपन में तो एक्शन दिखा रहा है, करीब 1.5% की तेजी, लेकिन ब्लॉक डील की खबर जरूर आ रही है। आपकी राय 1968 के लेवल्स पर, बजाज ट्विंस पर ही, फिनसर्व और फाइनेंस दोनों? देखिए बजाज फिनसर्व, जहां तक ये पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें तो काउंटर में गिरावट के बाद ये एक अपने सपोर्ट के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है।
एक जो हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन का जो स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट है जब तक ये स्टॉक 1910 के लेवल ब्रेक नहीं करता है। तो 1910 के स्टॉप लॉस से अगर लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे और फ्रेश खरीदारी भी करके चल सकते हैं, लेकिन 1910 के लेवल ब्रेक हो जाते हैं निचले स्तर पर तो यहाँ पर गिरावट और इसको इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकती है, जो स्टॉक को 1850 तक ले जा सकती है। बट फिलहाल के लिए एक बार के लिए लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं। बजाज फाइनेंस देखिए यहाँ पर भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, कंपेरेटिवली बजाज फाइनेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेटर नजर आ रहा है। यहाँ पे 8500 8600 की जोन में काफी अच्छा सपोर्ट है, तो यहाँ पर भी लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे, गिरावट पर ऐड करके चल सकते हैं। 9200 9300 की अपसाइड देखने को मिल सकती है। ठीक है, बजाज फाइनेंस के लिए 9300 की अपसाइड 9300, और बजाज फिनसर्व में अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो उसमें भी बने रहिए। आप इसमें 1900 रुपए के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं। आज तेजी पर शुरुआत होने की उम्मीद है। प्री ओपन के लेवल तो वैसे सेटल हो ही गए हैं। आप अगर देखेंगे तो मतलब पॉलिसी से पहले थोड़ा सा आपको माहौल थोड़ा सुस्त दिखेगा, ठंडा दिखेगा, और प्री ओपन के आप लेवल देख लीजिए 2.8 अंक ऊपर 0.01% नीचे निफ्टी खुल रहा है। लाल निशान में निफ्टी बैंक की बात करें तो 60-70 अंकों के आसपास की गिरावट पर शुरुआत हो सकती है। वेट इन वॉच वाला माहौल रहेगा बाजार में। एक शेयर और जानना चाहेंगे शरण आपसे, और वो शेयर है ग्लेनमार्क का। कल हमने मूव अच्छे देखे, क्लोजिंग अच्छी देखी, शेयर ही गया है। क्या ग्लेनमार्क में तेजी आपके हिसाब से जारी रहेगी, और क्या नई पोजीशन ऐड करनी है इसमें तेजी की? तो अभिषेक जी काफी एक लंबे समय का डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखा गया है ग्लेनमार्क में, तो ओवरली पॉजिटिव है। और ये ब्रेकआउट एक काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ देखा गया है, ऐसा नहीं है कि वीक वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट हुआ है। तो ओवरऑल एक ट्रेंड चेंज तो कंफर्मेशन तो आ गया है। अभी स्टॉक एक अपने रेजिस्टेंस पे है 1580 1600 के ऊपर। एक बार ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है तो आप टारगेट देख सकते हैं 1660 और 1750 के लेवल्स तक, जहाँ पे उसका ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई भी आपका बोला जा सकता है अराउंड 1800 लेवल्स पे है। तो ओवरली पॉजिटिव ही रही है। अगर किसी स्ट्रैटेजी बनानी है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। आगे वाले 6 से 9 महीने में मुझे लग रहा है स्टॉक एक बार अपने ऑल टाइम हाई को रीटेस्ट करने डेफिनेटली जा सकता है। मगर जैसे मार्केट में काफी समय से कहता हूँ, रिस्क मार्केट में है, हमेशा रहेंगे। इसके लिए आप स्टॉप लॉस जरूर बनाए रखें। एक बार 1500 का स्टॉप लॉस के साथ अगर किससे बनाना है न्यू पोजीशन आप बना सकते हैं। 1500 के अगर नीचे क्लोज होता है डेली क्लोजिंग बेसिस पे तो एक बार एग्जिट कीजिए, फिर आगे चल के रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, ग्लेनमार्क को लेकर ये व्यू। चलिए बाजार के शुरुआत की तरफ बढ़ेंगे, और आज देखिए 4-5 सेक्टर में आप अपने फोकस में रख के चलिएगा। बैंकिंग, फाइनेंशियल, ऑटो, रियल एस्टेट, कंजम्पशन, डिफेंस, 5G इंफ्रा रिलेटेड जो कंपनी वो हैं, कैपेक्स वाली जो कंपनीज वो हैं, और जो कंजम्पशन रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं। आप FMCG वगैरह डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन वाले शेयर भी अपने रडार पर रख के चल सकते हैं, ये फोकस में रहेंगे। शांत शुरुआत की उम्मीद है पॉलिसी से पहले बाजार में, और आज रेट कट की हैट्रिक लगने की तो पूरी उम्मीद है, इसमें कोई दो राय नहीं, हैट्रिक लगेगी। आप देखिए लाल हरे निशान में खुल के तुरंत लाल निशान में बाजार फ्लिप कर रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 30 अंकों के आसपास की हल्की सी गिरावट पर आपको वहां पर शुरुआत होती हुई दिखेगी, और सेंसेक्स की बात करें तो 50 अंक नीचे आपको शुरुआत में ये शेयर दिखेगा। इंडेक्स छोड़ देते हैं, देखते हैं ब्रॉडर मार्केट में क्या हो रहा है। ब्रॉडर मार्केट से संकेत शुरुआती तो ठीक है, 450 शेयर कमजोर है, और 1470 शेयर इस वक्त बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। मिड कैप का माहौल अच्छा है, करीब 100 अंक ऊपर आपको मिड कैप दिखाई देगा, लेकिन वो भी ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ आपको नजर आएगा। इंडिया विक्स 3 सत्र में 12% गिरने के बाद आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी तेजी इसमें है। पॉलिसी सामने खड़ी है, थोड़ी सी अनिश्चितता होगी, थोड़ा फियर होता है कि कितना रेट कट आएगा। लेकिन अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो बजाज फिनसर्व करीब 2% ऊपर ये शेयर खुला है, तो बजाज फिनसर्व में एक बढ़िया तेजी पर शुरुआत हुई है। डॉक्टर रेड्डीज तेजी इसमें अच्छी बनी थी, कंटिन्यू कर रहा है ये। इटर्नल लगातार मजबूत हम शेयर को होते हुए देख रहे हैं, 250 रुपए के ऊपर तो निकल गया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि बाइंग अच्छी आ रही है, और इटर्नल में अच्छी चीज यानी कि अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रही है। आधे % की ही आज शुरुआती तेजी है, देखते हैं तेजी कितनी बढ़ाता है। 257 रुपए के आसपास के भाव हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि पावर में कुछ शेयर एक्टिव हो रहे हैं,
एनटीपीसी में थोड़ी सी तेजी है, कंजम्पशन में आईटीसी में आपको हल्की सी तेजी दिखेगी, और एनर्जी बास्केट की बात करें तो उसमें कोल इंडिया में आपको आज तेजी पर कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। डॉक्टर रेड्डीज इस वक्त निफ्टी का टॉप गेनर है। लेकिन दूसरी साइड अगर आप देखेंगे तो मेटल में टाटा स्टील कमजोर है, बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों कमजोर हैं, और इन दोनों की कमजोरी के चलते आप निफ्टी बैंक को देखेंगे कि एक इस वक्त 125 अंक नीचे जाके कारोबार करता हुआ ये दिखेगा। तो बैंकिंग में और फाइनेंशियल में, इंश्योरेंस में थोड़ा सा भी सतर्कता वाला माहौल साफ तौर पर दिख रहा है। एनबीएफसी शेयर भी थोड़ी सुस्ती के साथ ही शुरुआत की है। श्रीराम फाइनेंस में आधे % के आसपास की गिरावट पर आपको यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिखेगा। और अगर आप ऑटो की बात करें तो टाटा मोटर, आयशर, हीरो मोटो, ये जो ऑटो वाले शेयर हैं यहाँ पर भी नरमी ही फिलहाल शुरुआती सत्र में दिख रही है। लेकिन देखते हैं कि बड़ा एक्शन कहाँ पर हो रहा है। आप देखेंगे बीएसई अपनी तेजी को कंटिन्यू कर रहा है। मतलब आज के सत्र में भी 1% के आसपास की तेजी है, और आप बीएसई को कह सकते हैं कि ये पॉलिसी इम्यून ये स्टॉक है, ज्यादा कुछ ऐसा इस पर असर आएगा नहीं इसकी चाल पर। वोल्टास में 1.25% के आसपास के मूव है। काफी दिनों के बाद हम देख रहे हैं कि वोल्टास में थोड़ी सी ठंडक देने वाला शेयर ये कंपनी है, लेकिन गर्मी शेयर में आज के सत्र में दिख रही है। और अगर हम प्रॉपर्टी स्टॉक्स की बात करें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में करीब करीब 1% के आसपास की तेजी पर शुरुआत हुई है। कुछ अगर हम बड़े शेयरों की बात करें, देखते हैं कि बड़ा मूव कहां पर हो रहा है, तो आप देखेंगे कि फिलहाल कोचिन शिपयार्ड कल की तेजी को आज एक्सटेंड कर रहा है। 5-5.5% ऊपर कोचिन शिपयार्ड है। अशोका बिल्डकॉन की हम चर्चा कर रहे थे कि आज तेजी इसमें होगी, क्योंकि ऑर्डर एक अच्छा मिला था इनको महाराष्ट्र सरकार से। 4% की तेजी अशोका बिल्डकॉन में है। बीएमएल 2.5-3% के आसपास की तेजी बीएमएल के शेयर में आज के सत्र में दिख रही है। शिपिंग कॉर्पोरेशन भी 2% ऊपर है। तो कोई बहुत ऐसे कोई लंबे चौड़े मूव्स नहीं है। आप देखेंगे निफ्टी आईटी भी सुस्त है, आईटी सुस्त है, बैंकिंग सुस्त है। बाजार ऊपर जाएगा कैसे? मतलब दोनों का कंट्रीब्यूशन अगर आप जोड़ लें तो अकेले करीब 35-36% बैंकिंग का है और 17% के आसपास वेटेज आईटी का है। तो ये आज स्थिति बाजार में दिख रही है। आप निफ्टी का हीट मैप देखिए, थोड़ा सा मिक्स्ड आपको जरूर दिखेगा। डॉक्टर रेड्डीज, कोल इंडिया, इंडसइंड बैंक कुछ शेयर्स हैं जहां पर तेजी है, बट तेजी ज्यादा है नहीं। तो एक काम करते हैं, ज्यादा समय लेंगे नहीं, सीधे चलते हैं अपने एक्सपर्ट्स के पास और उनसे समझते हैं कि एटलीस्ट पॉलिसी से पहले तक के लिए उनको मौके कहां पर दिख रहे हैं और कौन से ऐसे शेयर हो सकते हैं जिन पर पॉलिसी का ज्यादा इंपैक्ट आएगा नहीं। शुरुआत करेंगे ओपनिंग ट्रेड की। फ्लैट लेवल्स पर कामकाज फिलहाल निफ्टी में भी फ्लैट शुरुआत और ओपनिंग बैंक निफ्टी में भी एक्सपेक्टेड 24,734 के लेवल्स पर फिलहाल निफ्टी में कामकाज है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में भी हम देख रहे हैं इनफैक्ट गैप डाउन बैंक निफ्टी में तो 55,700 के आसपास ट्रेड करता हुआ। शुरुआत शरण आपसे करना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं मार्केट की शुरुआत को और कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? तो मानसी जी, पहला तो मेरा स्टॉक रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टी। इसने पूरे रियल एस्टेट रैली में एकदम ज्वाइन नहीं किया है, काफी लो एंड पे ही ट्रेड कर रहा था, मगर अभी लग रहा है स्टॉक के एक रिबाउंड के लेवल्स के लिए रेडी है। तो आप इंट्राडे के लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक पोजीशन बना सकते हैं 2350 और ऑल स्टॉक्स आर इन फ्यूचर्स। तो 2350 के आसपास लेवल्स पे आप जरूर ऐड कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 2315। अगर 2315 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट करते हैं तो एग्जिट कीजिए। अराउंड 35 रुपीज का अपसाइड भी दिख रहा है। पहला दिख रहा है 2390 और आगे चल के 3140 के टारगेट्स के लिए आप प्ले कर सकते हैं। सेकेंड मेरा स्टॉक रहेगा अगेन मेटल सेक्टर से काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है और काफी दिनों के बाद एक अप मूव देखने को मिल रही है एनएमडीसी में। तो आप एनएमडीसी में एक पोजीशन बनाए अराउंड 72 लेवल्स के लिए। स्टॉप लॉस डे लो ही रहेगा 71 लेवल्स के लिए। आप टारगेट ले सकते हैं 73 और 74 के लेवल्स के लिए। दोनों ही स्टॉक जून फ्यूचर्स के हैं। फ्यूचर्स के लिए एक रियल एस्टेट मेजर गोदरेज प्रॉपर्टीज और साथ ही हिंदुस्तान जिंक पर भी एक नज़र, हिंदुस्तान कॉपर पर भी एक नज़र होनी चाहिए। इस वक्त अगर आप देखेंगे चांदी की चाल जिस तरह से चल रही है, लगातार दूसरा सेशन है जबकि हम देख रहे हैं स्टॉक में मजबूती। एनएमडीसी 73-74 के लेवल्स। स्टील पैक में शरण एनएमडीसी पर अपनी राय दे रहे हैं, हिंदुस्तान कॉपर पर भी एक फोकस रखेंगे। नीलेश, आप बताइए आपकी तरफ से रियल एस्टेट एक्सपेक्टेड जिस तरह से था, आज भी रियल एस्टेट स्टॉक्स में हम देख रहे हैं मूवमेंट है। इसके अलावा कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर?
बिल्कुल मानसी, देखिए रियल एस्टेट पर बिल्कुल फोकस करके चलने की सलाह होगी, क्योंकि जिस हिसाब से निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में हमने एक ब्रेकआउट देखा है, काफी अच्छा मोमेंटम वहां पर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो कुछ स्टॉक्स हमारे डाल पर हैं, प्रेस्टीज, लोधा, ओबेरॉय रियलिटी। इनफैक्ट ये तीनों स्टॉक टेक्निकली पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। स्पेसिफिकली ओबेरॉय रियलिटी को नजर पे ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर एक काफी अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना है। एक मोमेंटम इस स्टॉक को 1850 से 1870 तक ले जा सकता है। एंड 1800 के आसपास का अच्छा सपोर्ट है, जो आज के दिन के लोवेस्ट लेवल का भी है। तो वहां पर एक स्टॉप लॉस रख के ओबेरॉय रियलिटी को लॉन्ग करके चल सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक रडार पर है वो है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। एनर्जी स्पेस में से ये पर्टिकुलर स्टॉक है जहां पे काफी अच्छा ब्रेकआउट हम टेक्निकली आज आता हुआ देख रहे हैं, और एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। 525 530 तक की अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एंड 507 का स्टॉप लॉस बना हुआ है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। इसके अलावा मानसी जी, एक और स्टॉक जो रडार पर आया है वो है जेएसएल। जेएसएल फिलहाल 682 पर चल रहा है, और ये पर्टिकुलर स्टॉक आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ कंसोलिडेशन इसने आज अपना एक ब्रेकआउट दिया है। तो एक मोमेंटम यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो स्टॉक को 691 से लेके 705 तक ले जा सकता है। एंड 670 के स्टॉप लॉस से जेएसएल इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी लॉन्ग करके चल सकता है। खरीदारी के मौके रियल एस्टेट पर नज़रिया, और रियल एस्टेट सेक्टर जो है इनफैक्ट इस वक्त आउट परफॉर्म करता, लगातार दूसरा सेशन है। कल के सत्र में भी रियल एस्टेट स्टॉक में सबसे ज़्यादा मजबूती थी। जिंदाल स्टेनलेस पर आपने टारगेट क्या बताया नीलेश? बिल्कुल, देखिए जेएसएल इस पर्टिकुलर स्टॉक का पहला टारगेट होगा 691 का, दूसरा टारगेट होगा 705 का, 670 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, 700 के पार जाने का दमखम रखता है जिंदाल स्टेनलेस। 1.25% की तेजी के साथ 681 के लेवल्स। रियल एस्टेट के साथ साथ मेटल्स में भी शाइन है, और मिड सेलेक्ट, एनर्जी और एफएमसीजी सेक्टर है। कंजम्पशन आप पर एक राय होनी चाहिए, फंडामेंटल टेक बनता है कंजम्पशन का खेमा। तपन्ना अब फोकस रेडार पर आ चुका है एफएमसीजी स्टॉक्स में। अगर आप देखेंगे ऑल इन ऑल कंजम्पशन सेक्टर में, अगर आप देखेंगे सीजनलिटी फैक्टर प्ले आउट होना शुरू हो जाएगा कंजम्पशन थीम पर। इसी के चलते मॉनसून के साथ साथ मॉनसून के पहले और मॉनसून के बाद फोकस रहेगा। आपकी राय क्या होगी? अच्छा जी, ऑफ कोर्स कंजम्पशन पे डायरेक्ट बेनिफिट होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि कंजम्पशन में कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि एफएमसीजी में ऑलरेडी जिस तरह से ग्रोथ इतने खास आ नहीं रहे बड़ी बड़ी कंपनीज के 5 जैसे एचयूएल, नेस्ले, ब्रिटानिया, इन सब के 4-5% के आसपास है। लेकिन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है स्पेस, खासकर लिकर में अगर आप देखो यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड ऑल, जैसे आज मैंने इंटरग्लोब एविएशन और काफी सारी डिस्क्रिशनरी जहां वहां स्पेंडिंग होती है, वहां मुझे एक लग रहा है कि अच्छा खासा बढ़ोतरा होगी यहाँ से, एंड ओवरऑल ग्रोथ भी बढ़ेगा। क्योंकि जब आपका एक नॉर्मल कहते हैं ना पर कैपिटा जीडीपी से जो इनकम बढ़ती है, लोग डिस्क्रिशनरी में ज्यादा स्पेंड करते हैं, वो होगा। और प्लस मुझे आज लग रहा है कि बैंक्स तो है फोर फ्रंट पे, लेकिन उसके आगे भी मुझे लग रहा है एनबीएफसी को ज्यादा फायदा होगा आरबीआई पॉलिसी से, क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बहुत ही कम हो जाएगा। क्योंकि एट द एंड जो एनबीएफसी होती है वो बैंक से बोरो करते हैं, तो वहां उनको फायदा होता है। प्लस जो लैंडिंग करते हैं वो ऑलमोस्ट फिक्स रेट से करते हैं, एंड उनको एसएलआर और वो सब मेंटेन का भी प्रॉब्लम है। तो वहां जो एनबीएफसी मुझे लग रहा है कि ज्यादा बेनिफिट है कंपेयर टू बैंक। यहाँ से अगर एक अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट कट आता है 25 बेसिस पॉइंट, तो हम लोग सोचे अगर 50 बेसिस पॉइंट आए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें भी मुझे बजाज फाइनेंस, जियो फाइनेंशियल और मिड साइज एनबीएफसी में अच्छा लग रहा है यहाँ से ट्रेड लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, एनबीएफसी स्टॉक्स बेहतर लग रहे हैं तपन को, और वहां पर आपके लिए बेहतर मौके बन सकते हैं। बाजार देखिए शांत है, निफ्टी आप देखेंगे 9 अंकों की हल्की सी गिरावट है। निफ्टी बैंक लाल निशान, हरे निशान में झूल रहा है। इस वक्त आपको सपाट दिखेगा, 3-4 अंकों की हल्की सी तेजी, लोअर लेवल से करीब 100-100 अंकों की रिकवरी आप इसमें दिख रहे हैं। जिन बैंकिंग शेयरों का प्रदर्शन आज रिलेटिवली बेहतर है, आप उसमें देखेंगे इंडियन ओवरसीज बैंक है करीब 1.5% ऊपर, इंडसइंड बैंक करीब 1% ऊपर, ये भी कारोबार कर रहा है। फेडरल बैंक, केनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में करीब आधे % के आसपास की तेजी फिलहाल इस वक्त आपको देखने को मिलेगी। केमिकल शेयरों का प्रदर्शन ऑफ लेट ठीक रहा है, और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं जहां पर बेहतर मौके बन रहे हैं उनके बारे में आपको हम आगाह कर भी रहे हैं। एक व्यू नीलेश जी आपसे टाटा केमिकल पर चाहिए। टाटा केमिकल जरा चेक करके बताइए, और तेजी दिखाने के लिए ये शेयर क्या तैयार है?
बिल्कुल अभिषेक जी, काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है टाटा केमिकल। इनफैक्ट हम केमिकल स्पेस का जिक्र कर रहे थे, ओवरऑल केमिकल स्पेस हमें अच्छा लग रहा है और इस स्पेस में से टाटा केमिकल पर भी नजर रखी चल सकते हैं। एक 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट के कगार पर है, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्टॉक जैसे ही 942 के लेवल के ऊपर टिकना शुरू कर देता है, उसके बाद यहाँ पे 955 से 965 तक के लेवल्स इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। 928 के स्टॉप लॉस से टाटा केमिकल में लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं, फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं। 928 का स्टॉप लॉस होगा टाटा केमिकल के लिए। और लगातार 5 सत्र हो गए जब टाटा केमिकल में हम तेजी देख रहे हैं और मतलब अगर महीने भर की अगर आप चाल देखेंगे तो 800 से लेकर 850 से ये 950 की जर्नी रही है, ये बड़ी कमाल की रही है। और वैसे भी टाटा केमिकल को अगर आप हिस्टोरिकली चेक करेंगे ना पिछले 2 साल 3 साल में, तो 1000 रुपए के ऊपर इसमें गर्मी अच्छी खासी बन जाती है। देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। पावर स्टॉक्स की बात करें तो आज हम सरकारी जो पावर कंपनीज है एनटीपीसी, एनएचपीसी, इनमें करीब आधे % के आसपास के शुरुआती गेंस दिखेंगे। अडानी पावर में थोड़ी तेजी ज्यादा है। शरण, आप जरा चेक कीजिए अडानी पावर। वैसे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स की थोड़ी चर्चा आजकल कम होने लगी है, जरा आप चेक करके बताइए अडानी पावर में क्या मौके बन सकते हैं यहां से भी। तो अभिषेक, अडानी पावर तो ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अगर एक बार आपको स्टॉक 1470 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखा जाएगा तो एक ब्रेकआउट ही कहा जाएगा। तो ओवरली स्टॉक का प्राइस एक्शन तो काफी पॉजिटिव है, हायर लो बनाते जा रहा है। 1470 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट देगा जो स्टॉक को 1510 और 1550 के टारगेट दिखा सकते हैं। अगर किसी निवेश करना है तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस जरूर रखिए और 1420 या 1410 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए 1510 के टारगेट के लिए। राय इस वक्त अडानी पावर पर करीब 2.5% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। लेकिन अर्ली गेनर्स की अगर बात करें, डॉक्टर रेड्डीज में मजबूती का एक्शन और इनफैक्ट न्यूज़ फ्लो भी था और बाजार खुलने से पहले इस पर हमने राय भी ली थी। कोल इंडिया, टाटा स्टील और इंडसइंड बैंक जैसे काउंटर्स और साथ ही हिंडाल्को में हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन है। श्रीराम फाइनेंस में हम देख रहे हैं आज एक्शन गेन्स फिजल आउट होते हुए। SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ICICI बैंक और बजाज फाइनेंस बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स कॉशियस आउटलुक क्रेडिट पॉलिसी से पहले ठीक दिखा रहे हैं। लेकिन इटर्नल और स्विगी, ये क्विक कॉमर्स स्पेस जो है, ये क्विक कॉमर्स स्पेस अब फ्लेवर में आता हुआ और पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी मजबूती की चाल, इनफैक्ट 7-8% के गेन्स भी देखे हमने इन स्टॉक्स में। इटर्नल के प्राइस इस वक्त 256, 257 के लेवल्स पर फिलहाल। नीलेश, आपसे एक टिक जानना चाहेंगे। देखिए, पॉजिटिव स्ट्रक्चर है और ये काउंटर एक रेंज में फंस चुका था। 245 के आसपास का रेजिस्टेंस था, 200 के आसपास का सपोर्ट था। ये पर्टिकुलर रेंज में से काउंटर ने पिछले 5 महीनों के बाद ब्रेकआउट किया है, तो ये मोमेंटम है जो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। 265 तक की अभी भी जगह है, 265 से 270 तक के लेवल ऊपरी स्तरों पर देखने को मिल सकते हैं। 245 के आसपास का जो ब्रेकआउट जोन था वहां पर अब सपोर्ट बन चुका है, तो यहाँ पर कोई भी डिप मिलती है तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। राय, कोचिन शिपयार्ड हाईएस्ट लेवल हम देख रहे हैं आज के सत्र में भी 7% की मजबूती और इस वक्त अगर आप देखेंगे कोचिन शिपयार्ड में जो लेवल्स नजर आ रहे हैं, 1 साल पहले 2800 के स्तर जून जुलाई में नजर आए थे। इस वक्त 2480 के लेवल्स, करीब 6% की तेजी के साथ शरण कोचिन शिपयार्ड का स्टॉक ट्रेड करता हुआ एब्सोल्युटली अप मूव इन एवरी ट्रेडिंग सेशन इस वक्त नजर आ रहा है और 1 साल पहले के स्तर जहां नजर आए थे उन स्तरों के करीब जाता हुआ। कोचिन शिपयार्ड पर राय क्या होगी? मानसी, जैसे मैं कह रहा था, जिन स्टॉक, डिफेंस स्टॉक ने अपने न्यू हाई नहीं बनाए, वो अपने न्यू हाई को डेफिनेटली रीटेस्ट करने जाएंगे। तो इस हिसाब से मैंने कई बार लास्ट टाइम भी आपके शरद के जब बात की थी 2100 लेवल के आसपास, अभी वहां से भी देखे स्टॉक करीब 400-500 रुपया तो चल चुका है और अभी भी लेग्स बाकी है। मुझे लग रहा है स्टॉक अपने एक न्यू हाई या एटलीस्ट ओल्ड हाई को डेफिनेटली रीटेस्ट करने जाएगा अराउंड 2900 लेवल। अगर किसी स्ट्रैटेजी बनानी है स्टॉक्स में तो मैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी कहूंगा। डेफिनेटली लास्ट टाइम हमने स्टॉप लॉस अराउंड 2000 के लेवल्स पे दिया था, मगर वहां से स्टॉक काफी ऑलरेडी चल चुका है। तो एक बार आप अपना रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करके डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स या SIP की स्ट्रैटेजी बनाए। ओवरऑल मुझे लग रहा है स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को डेफिनेटली रीटेस्ट करेगा 2900 के आसपास।
ठीक है, 2900 की हाइस को टेस्ट करने के लिए तैयार है। कोचिन शिपयार्ड में कमाल की तेजी है। कोचिन शिपयार्ड या फिर गार्डन रीच को देखेंगे तो उसकी जो रफ्तार है वो तो गजब की है। अब ये डिफेंस वाले शेयर, मतलब एक वैल्यूएशन वाला अगर आप पार्ट अगर छोड़ दीजिए ना, अदरवाइज कोई यहाँ से रोड ब्लॉक दिख नहीं रहे इनके लिए, क्योंकि सरकार का पूरा सपोर्ट है। जियो पॉलिटिकल टेंशन है, पाकिस्तान के साथ जैसे तनाव बढ़ा तो थोड़ा डिफेंस पर सरकार का वैसे ही फोकस बढ़ेगा। और कंटिन्यूड हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट रिलेटेड मौके भी इन कंपनीज के लिए अच्छे खासे बने हैं बाकी देशों से भी। अब ये कंपनियां एक अलग लीग में चली गई हैं। 2-3 साल पहले सुस्ती थी, लेकिन 3 साल की जो रफ्तार रही है तो गजब की रही है। ये देखिए गार्डन रीच अगर आप महीने भर में देखेंगे 89%, ऑलमोस्ट ये डबल होने के कगार पर ये शेयर पहुंच गया है। 3400 रुपए का भाव आपको स्क्रीन पर इसका दिखेगा। कैपिटल मार्केट वाले शेयरों से नजर हट नहीं रही है, और ना हटने के पीछे की वजह है कि लगातार तेजी वहां पर है। आज भी आप देखिए MCX, BSE, CDSL 1.5% के आसपास की तेजी फिलहाल आपको इस वक्त दिखेगी इन तीनों के तीनों शेयरों में। बाकी शेयरों पर भी आगे हम नजर डालेंगे, बट लगातार मूव के बाद आज तो ये फोकस में जरूर है। अब इन तीनों में से एक बार आप चेक करेंगे शरण, मान लीजिए कोई नए थोड़ी देर से कोई जगह हो, लेट रियलाइजेशन किसी को हो रहा हो, तो आपके हिसाब से स्ट्रॉन्ग चार्ट्स कहां पर अभी भी हैं? तो अभिषेक जी, BSE और MCX तो दोनों अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, और एक स्टॉक जो आपने जैसे बोला CDSL अभी तक अपने ऑल टाइम हाई के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो जिस हिसाब से अगर प्राइस एक्शन और एक्सपेक्टेड मूव है, तो मुझे लग रहा है CDSL का एक न्यू ब्रेकआउट आएगा 1825 के ऊपर, जो उसे एक बार रीटेस्ट कराएगा अपने ऑल टाइम हाई 1970 के लेवल्स पे। तो अगर किसे पोजीशन बनाना है तो मैं बोलूंगा एक बार आप CDSL में बनाएं, और सिमिलरली एक बार आप कैम्स भी देख सकते हैं। मैंने कई बार अपने टॉपिक में भी दिया है कैम्स, वो भी अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है। सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में ऑलमोस्ट मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है। तो किसी अगर निवेश करना है तो आप CDSL और कैम्स में कर सकते हैं। दोनों मुझे लग रहा है अपने ऑल टाइम हाई को रीटेस्ट करेंगे। जैसे मैं आपको डिफेंस भी बोल रहा हूँ, तो ये भी काफी सिमिलर लाइन पे प्राइस एक्शन दिख रहा है। हाँ, बढ़िया है। कैम्स में भी आप बाइंग कर सकते हैं, और कैम्स के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो मार्च में ये शेयर आया था करीब 3000 रुपए के आसपास, और वहां से अब चलते चलते करीब 4250 रुपए के आसपास के कैम्स के भी भाव हो गए हैं। तो ये कुछ शेयर हैं जो आपके फोकस में होने चाहिए। पॉलिसी का कवरेज हम शुरू करने वाले हैं सिर्फ 6 मिनट में। देश के जो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं, इंडस्ट्री लीडर्स हैं, 4.5% का रेट कट फिर से आएगा, और रेट कट का हैट्रिक लगेगा RBI की ओर से। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, बहुत से इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत से बैंकर्स हैं जो कह रहे हैं कि RBI के पास मौका है 0.5% का भी रेट कट देने का, क्योंकि इन्फ्लेशन बिल्कुल कंट्रोल में है। जियो पॉलिटिकल तनाव है, ऐसे में डोमेस्टिक ग्रोथ को बढ़ाने का, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का यहाँ से अच्छा मौका है RBI के पास। देखते हैं कि RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा क्या इंडस्ट्री की दीमांड्स को सुनते हैं, या फिर थोड़ा सा कन्वेंशनल अप्रोच रखे, थोड़ा सा सतर्क रह के 4.5% ही रेट कर देते हैं। 4.5% को लेकर तो उम्मीदें हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो भी अगर नहीं आया अगर तो फिर दिक्कत बाजार में ज्यादा बढ़ जाएगी, और आप शार्प सेल ऑफ हो सकता है कि देख सकते हैं। हालांकि उस बात की आसार बेहद कम है। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। बाजार तो बिल्कुल वेट एंड वॉच वाले माहौल में इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। तो हमारे पास है एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल। कोटक महिंद्रा AMC के अभिषेक बिसेन हमारे साथ हैं, केयर एज ग्रुप के रजनी सिन्हा मैम हमारे साथ हैं, SBI म्यूचुअल फंड से नम्रता मित्तल हैं, दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट और म्यूचुअल फंड के धुरंधर रहे सुनील सुब्रमण्यम सर जुड़ गए हैं, व्हाइट ओक कैपिटल के आशीष सोमैया हमारे साथ हैं, और इंडस्ट्री का व्यू देने के लिए, इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव देने के लिए हमारे साथ हैं मुथूट माइक्रोफिन के CEO सदफ सईद। आप सभी का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहले शुरुआत आपसे करना चाहेंगे नम्रता जी, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। अब इस बात को लेकर देखिए कंसेंसस बिल्ड हो गया है कि नहीं 4.5% का रेट कट तो आएगा। अब 2 पॉलिसी में 2 रेट कट हम देख चुके हैं, एक रेट कट आ जाएगा, और उसके बाद भी 1 या 2 रेट कट 4.5% के आसपास की गुंजाइश है RBI के पास। आपका सेंस क्या कहता है, क्या 4.5% ही मिलेगा, या फिर एक सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए, 0.5% का भी रेट कट हो सकता है कंसिडरिंग द सिचुएशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी और जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं इस वक्त पूरी इकोनॉमी के लिए? जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
क्योंकि पिछले 1.5 महीने में या 2 महीने में हम कहें, ग्लोबल परिस्थिति भी बहुत हद तक काफ़ी उसमें उछाल-पटक आया है। जैसे कि 2 अप्रैल को जब हमें लग रहा था कि इंडिया पे 25% टैरिफ रेट इम्पोज़ किया जाएगा, फिर उसमें 90 दिन का विलंब उसमें दिखा। पर अभी मई महीने में भी हमें ऐसा दिखा कि यूएस के खुद के लीगल दायरे ऐसे हैं कि टैरिफ इतनी जल्दी नहीं आ सके। प्लस हम ये भी सुन रहे हैं कि इंडिया यूएस भी खुद में एक ट्रेड डील बनाना चाह रही है। तो जिस तरह का अप्रैल महीने में बहुत ज़्यादा चिंता हो गई थी ग्लोबल से, वो एक पीक से हम नीचे आ गए हैं। पर फिर भी एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी तो है, और जब तक अनसर्टेनिटी रहती है, बिज़नेसेस को एक एक्सपेंशन के डिसीजन लेने में दिक्कत आती है। वहीं हमारा क्वार्टर 4 जीडीपी का आंकड़ा भी हमारे अनुमान से, मतलब मार्केट 7% से नीचे का अनुमान लगा के बैठा था, वो 7.4% आया क्वार्टर 4 FY 25 में। इसने भी एक सपोर्ट दिया है। इसलिए इन दोनों बातों को याद में रखते हुए आपका कहना बिल्कुल सही है कि सीपीआई 3% के आसपास दिख रहा है, पर ये इंडिया के लिए ना नॉर्मल नहीं है। अगर आप लास्ट एवरेज देखें कुछ सालों का ट्रेंड, तो ये 5% है, और कोर सीपीआई भी आपका 4% के ऊपर है। तो भले ही, मतलब ठीक है, इंडिया हेडलाइन इन्फ्लेशन को ज़्यादा फोकस करता है, पर इन सब ग्रोथ इन्फ्लेशन डायनामिक को देख करके ऐसा लग रहा है कि रेट कट को हर जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आप 25 बेसिस पॉइंट कीजिए, और जिसको हम कहते हैं कीप योर पाउडर ड्राई, तो आप ग्लोबल डेवलपमेंट्स कैसे हो रहे हैं, उनको भी आप अनुमान लगा सकते हैं। और हमारा हमेशा मानना है कि आज के समय में इंडियन अर्थव्यवस्था में रेट से ज़्यादा लिक्विडिटी की ज़रूरत थी, जिस पे आरबीआई ने कदम उठाया है। हाँ, बिल्कुल देखिए आरबीआई ने कदम उठाया है, और अगर हम देखेंगे जनवरी से अब तक तो अच्छे खासे लिक्विडिटी पुश दिए हैं इकोनॉमी को लेकर। आशीष भाई, आपसे समझना चाहेंगे, आपको भी लगता है कि क्या आरबीआई एक सतर्क अप्रोच अपनाएगा? क्योंकि अभी क्या है ना कि मॉनसून को लेकर भी स्थितियां साफ नहीं है। ठीक है, अर्ली जो प्रेडिक्शंस आए थे वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन एक बार चीजें पिक्चर क्लियर हो जाए उसके बाद ही कोई डिसीजन लेगा। एक रिपोर्ट भी आई है नोमुरा की। नोमुरा ने ये कहा है कि FY 26 में जो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो हो जाएगी। 6.2% के आसपास का उम्मीद उन्होंने जताया है। आपका सेंस क्या कहता है? आरबीआई का अप्रोच क्या होगा, और किस तरह की कमेंट्री निकल के आ सकती है आरबीआई गवर्नर की तरफ से? एक्चुअली आपने सही बताया, कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। मुझे नहीं लगता है कि फर्ज कीजिए कि अगर 25 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेक्टेशन है, तो मुझे ऐसा काफ़ी अनयूजुअल, या हमारी जिस तरीके की आरबीआई की पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रही है, तो अगर 25 बेसिस पॉइंट्स का अनुमान है, और नॉर्मली 25 बेसिस पॉइंट्स के स्टेप्स में अगर मूवमेंट ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, और अभी कोई क्राइसिस सिचुएशन नहीं है, तो 0.5% कट करना या 50 बेसिस पॉइंट्स कट करना बहुत ही अनयूजुअल होगा। दूसरी चीज़ आप ये भी समझिए कि भाई आरबीआई का बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है। अगर आप 0.25% एक्सपेक्ट करते हैं, और वो लोग अगर 0.5% या 50 बिप्स कट करते हैं, तो मार्केट को फिर ये सोचना चाहिए कि भाई आरबीआई को ऐसा क्या दिख रहा है जो हमको नहीं दिख रहा है। सो आई थिंक ऐसा नहीं है कि भाई 50 बेसिस पॉइंट्स कट करने पे सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर 50 बेसिस पॉइंट्स कट आता है, तो फिर हमको ये सोचना चाहिए कि इतना अनयूजुअल कदम क्यों उठाया गया है, और आर्थिक व्यवस्था के बारे में ऐसी क्या वीकनेसेस आरबीआई को दिख रही है जिसकी वजह से कि रेट कट्स को फ्रंट लोड किया जा रहा है। वेरेज एक्चुअली अगर आप सारे यूजुअल सर्कमस्टांसेस देखें, तो फ्रंट लोड करने का ऐसा कोई स्क्रीमिंग रिक्वायरमेंट नहीं दिख रहा है। मतलब एक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करे, और उसके बाद अगर हम कमेंट्री पे ध्यान दें, तो वो ज़्यादा नॉर्मल और यूजुअल पैटर्न रहेगा। डेफिनेटली ग्रोथ को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। डेफिनेटली बाहर का मैक्रो एनवायरनमेंट अनप्रेडिक्टेबल है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, ये सारी बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये कोई अनयूजुअल, मतलब समझिए कि भाई कोविड का माहौल है, या कोई एक्सटर्नली कोई ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है, तब बड़े कदम यूजुअली उठाए जाते हैं। ऐसे माहौल में अगर बड़ा कदम लिया जाएगा, तो एटलीस्ट अगर आप मेरे नज़रिए से सोचे, तो मैं फिर ये ढूंढने में लगूंगा कि भाई डाउट्स कहाँ पे हैं। सो आई वुड से कि 25 बेसिस पॉइंट्स रेट कट की जो बात हो रही है, वो एज पर नॉर्मल एक्सपेक्टेड लाइंस इसी तरीके का एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, और बाद में हमको कमेंट्री को वॉच करना चाहिए।
इसे डाइजेस्ट भी करेंगे, लेकिन 50 बेसिस पॉइंट्स इज अ क्वेश्चन इन इटसेल्फ। ऑल आइज ऑन संजय मल्होत्रा, आरबीआई हेडक्वार्टर्स पहुंच चुके हैं और क्रेडिट पॉलिसी थोड़ी कुछ ही मिनटों में आपके सामने आती हुई नजर आएगी। लेकिन इस बीच बैंक्स एंड एनबीएफसीज पर किस तरह का टेक आएगा, ऑटोमोबाइल स्पेस और रियल एस्टेट पर किस तरह का टेक आएगा, सारी के सारे सेक्टर्स हैं, सेक्टर स्पेसिफिक चाल पर भी नजर रहेगी। मुथूट माइक्रो फाइनेंस के सीईओ सदफ सईद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सदफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। सबसे पहले तो ये तीसरा रेट कट होगा 25 बेसिस पॉइंट्स का, अगर हो जाता है तो पिछले 2 रेट कट्स जो हैं वो अक्रॉस लेंडिंग और डिपॉजिट रेट्स क्या डाइजेस्ट होते हुए, इफेक्टिव होते हुए नजर आ चुके हैं? एंड आर बैंक्स रेडी फॉर डिपॉजिट आउटफ्लो रिस्क अगर फिर से रेट कट का सिनेरियो 25 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट्स आ जाएंगे तो? नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। देखिए, पॉलिसी रेट ट्रांसमिशन में तो थोड़ा टाइम लगता है। जैसे आपने बताया, पिछले 2 रेट कट हुए हैं। पार्ट ऑफ इट जो है वो ऑलरेडी ट्रांसमिट कर दिया गया है, पार्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस क्वार्टर वो ट्रांसमिट करा जाएगा। बट अगर इस मॉनेटरी पॉलिसी से आशा लगाएं तो इंडस्ट्री के हिसाब से 25 बेसिस पॉइंट के कट की आशा है। बट पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे, हम अनुमान लगाते हैं कि 50 बेसिस पॉइंट कट्स बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप ग्लोबल सिनारियो देखें तो बिकॉज ऑफ द जो भी टैरिफ ट्रेड्स के ऊपर इम्पैक्ट करें, उसका इम्पैक्ट Q3 और Q4 में ज़्यादा नज़र आएगा। अगर हमें उसको, आरबीआई हमेशा से प्रोएक्टिव एक रेगुलेटर रहा है, अगर हमें इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है तो मेरे हिसाब से, मुझसे पहले स्पीकर बोल रहे थे, हमें फ्रंट लोड करना पड़ेगा रेट कट, जिससे इंडस्ट्री मोमेंटम बना रहे। अभी जीडीपी आंकड़ा बहुत अच्छा आया है, 7.4 का Q4 में जीडीपी रहा है। और ओवरऑल भी इन्फ्लेशन सिनारियो देखें तो इन्फ्लेशन बहुत अंडर कंट्रोल है। जो मॉनेटरी पॉलिसी गाइडेंस है 4 से 6% के बीच में, और फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लेशन टारगेटिंग है उसके काफ़ी अंडर कंट्रोल है। सो डेफिनेटली एक मौका बनता है। और मुझे आशा है, अभी तक जो प्रेडिक्शन है कि मॉनसून अच्छे रहेंगे। केरला जहाँ से हम आते हैं वहाँ पे मॉनसून का प्रेडिक्शन है कि समय से पहले आएंगे, करीब 4-5 दिन। और बाकी जगह भी बरसात नॉर्मल रहेगी। तो आशा करते हैं कि ओवरऑल रूरल इकोनॉमी भी अच्छा करेगी। और अगर इसमें अगर बिजनेस को सपोर्ट करें आरबीआई और रेट कट प्रदान करे तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस मोमेंटम रहेगा। और ग्लोबल एनवायरनमेंट को देखते हुए, जहां पे हमारा ग्रोथ जनरली डिपेंड करेगा डोमेस्टिक कंजम्पशन पे, तो बहुत इम्पोर्टेंट है एक ऐसा माहौल बनाना जहां पे रेट रीजनेबल हो और लेंडिंग करी जा सके खुल के। और इससे ट्रेड को, व्यवसाय को काफी सहायता मिलेगी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इनफैक्ट ढेर सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिसे इस बार वॉच आउट करना होगा। बिनाइन इन्फ्लेशन, स्ट्रॉन्ग जीडीपी प्रिंट जरूर है, लेकिन मॉनसून का फैक्टर, सीजनलिटी फैक्टर भी है जो कि वॉच आउट करना होगा। बाजार के जाने माने दिग्गज सुनील सुब्रमण्यम साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। सुनील सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। किस तरह से पोजिशन कर रहे हैं पोर्टफोलियोज को आप अहेड ऑफ एक्सपेक्टेड 25 बेसिस पॉइंट्स रेट कट, एंड इफ आरबीआई सरप्राइजेज तो किस तरह का स्टैंड नजर आएगा? तो पहली बात है कि मैं आशीष जी से सहमत हूं कि 50 बेसिस पॉइंट्स मार्केट की इच्छा है, मगर क्या वो जरूरत में अच्छी खबर है, ये डाउट होगा। क्योंकि आज शायद अगर 50 बेसिस पॉइंट्स होता है तो मार्केट चलेगी, मगर कल वापस वो रियलिटी में आएगी कि ऐसी क्या चीज दिख रही है आरबीआई को जो किसी और को नहीं दिख रही है। तो मेरा मानना है कि 50 बेसिस पॉइंट्स की जरूरत नहीं है, और 25 बेसिस पॉइंट की जो ऑलरेडी मार्केट ने डिस्काउंट कर चुकी है। तो मेरे ख्याल में अगर वो 25 पे टिकते हैं तो कुछ पोर्टफोलियो में बदलाव की जरूरत नहीं है, बिकॉज कुछ दिन से माहौल चल रहा कि 25 बेसिस पॉइंट्स का रट कट होगा और रेट सेंसिटिव स्टॉक्स और बैंकिंग स्टॉक्स में उसका इंपैक्ट ऑलरेडी दिख रहा है। तो आज कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। मगर नॉन पॉलिसी रेट कट की पॉलिसी के अलावा जो भी चीज है जो अटके हुए हैं, जैसे ट्रांसमिशन की बात हुई, अभी मैंने देखा कि कई बैंक्स ने अपने डिपॉजिट रेट्स को ऑलरेडी कट कर चुके हैं। तो इस पॉलिसी के कारण इवन 25 बेसिस होता है तो मैं और रेट कट डिपॉजिट्स में नहीं एंटिसिपेट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप देखें, डेटा आया था कि पिछले मंथ एंड में बैंक्स का ज्यादा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा हुआ था, क्योंकि डिपॉजिट ग्रोथ वाज अहेड देन क्रेडिट ग्रोथ। तो बैंक्स के पास
पैसा है अभी जो म्यूचुअल फंड में वो पार्क कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है लेंडिंग की डिमांड की, और फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों साथ में चलने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी बजट में आपने देखा कि टैक्स के गिव अवे के कारण लोगों के हाथ में अप्रैल महीने से पैसा तो है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि लेंडिंग ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसको बूस्ट करने के लिए क्या ट्रांसमिशन में कोई प्रॉब्लम है इन टर्म्स ऑफ द लेंडिंग साइड ऑफ इट, वो एक बात है। सेकंड बात है कि आरबीआई के कुछ स्ट्रिक्चर्स के कारण गोल्ड लोन्स, पर्सनल लोन्स में दबाव आया है, बिकॉज उन्होंने रेगुलेशन को बहुत टाइटन किया था। अब सुना है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से थोड़ा एक पुश आ रहा है आरबीआई को कि कुछ उधर आप रिलैक्स कीजिए गोल्ड लोन्स के ऊपर में भी शायद। तो ऐसी कुछ अनाउंसमेंट्स आज पॉलिसी में आएंगी तो वो बूस्ट करेगी अपनी लेंडिंग साइड की ग्रोथ को। तो मेरा देखना है कि खाली रेट कट की बात नहीं, जैसे सब बता रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट तो डिस्काउंटेड है, एक्सपेक्टेड है और वो नॉर्मल होगा, मगर उसके अलावा ट्रांसमिशन के सपोर्ट में क्या चीज करते हैं ये एक बात है। सेकंड चीज मैं कहना चाहता हूं कि देखिए आज अगर रेट कट हुआ और 10 ईयर में कुछ इंपैक्ट हुआ तो वो एक नोटिसेबल फैक्टर होगा, क्योंकि आज हम हिस्टोरिक लोज पे है। यूएस 10 ईयर और इंडियन 10 ईयर के गैप में करीबन 1.75% की गैप के लेवल पे है, जो हिस्टोरिकली लो है। तो अगर आरबीआई और भी रेट करती है तो और भी वो श्रिंक होगा, तो रुपी के ऊपर क्या है कि स्ट्रेंथनिंग का प्रेशर आएगा, जो हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए पॉजिटिव नहीं है। तो आरबीआई के मन में ये भी सोच होगी, और कुछ इकोनॉमिस्ट है एक 1 और 2% जिन्होंने कहा कि नो रेट कट, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि फेड में कोई रेट कट का माहौल आज नहीं दिख रहा है। तो अगर फेड रेट कट नहीं कर रही है और आरबीआई करती है तो ये डिफरेंस और भी नैरो होगा। तो शायद एक स्ट्रेंथनिंग रुपी जो हमारे इंपोर्ट्स के लिए अच्छी है, डेफिसिट्स के लिए अच्छी है, मगर एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए अच्छी नहीं है। तो आरबीआई को ये भी बैलेंस में रखना होगा कि करेंसी प्ले आउट कैसी वो देख रही है। तो मेरे ख्याल में आज रेट कट एक तरफ, मगर नॉन रेट कट रिलेटेड जो सपोर्ट लेंडिंग के लिए, क्रेडिट ग्रोथ के लिए क्या करती है आरबीआई, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान होगा। उसके बेसिस पे पॉलिसी में हमें अपनी जो पोर्टफोलियो में जो भी एडजस्टमेंट्स करना होगा उसी बेसिस में मैं देखूंगा। ठीक है, तो चलिए सर, बिल्कुल आपने वैलिड पॉइंट कहा कि इंटरेस्ट रेट अगर हम डिफरेंशियल की बात करें भारत और अमेरिका के बीच में, वो करीब 175 बेसिस पॉइंट के आसपास का है। अमेरिका में लंबे समय से कोई रेट कट हुआ नहीं है, और वहां पर जो सिचुएशन इन्फ्लेशन वगैरह की, लगता भी नहीं कोई रेट कट वहां पर आएगा। जेरोम पॉवेल झुकने के मूड में दिखाई दे भी नहीं रहे, तो सब आगे की चीजें हैं। लेकिन ये एक तनाव है। रजनी मैम, आप किस तरह से देख रही हैं इस सिचुएशन को? क्या ये जो एक मसला है अमेरिका और भारत के बीच में डिफरेंशियल का, ये आरबीआई की कदम रोकेगा? दूसरी चीज ये है कि ट्रांसमिशन हमने देखा कि अप्रैल वाली रेट कट के बाद थोड़ा सा पिकअप होना शुरू हुआ, लेकिन क्या आपको लगता है कि सही ट्रैक पर है, या फिर अभी भी थोड़ा सा ना बैंकों को अपने एंड पर पुश करने की जरूरत है? रजनी मैम प्लीज अनम्यूट कीजिए, फिर आपको सुन पाएंगे हम। अनम्यूट कीजिए मैम। सॉरी। तो जैसा कि मेरे पहले स्पीकर्स ने कहा, मुझे भी लगता है इस पॉलिसी मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट रेट कट होने का चांसेस है। अगर मैं ग्रोथ इन्फ्लेशन डायनामिक्स देखूं कि क्या हो रहा है, तो ग्रोथ अगर हम पिछले साल से देखें तो पिछले साल मोर देन 9% ग्रोथ हुआ था। तो इस साल उस हिसाब से अगर आप देखें तो पिछले 2-3 सालों में जो हम 8-9% ग्रोथ देख रहे थे, उससे एक मॉडरेशन हुआ है और हम 6.5% ग्रोथ की बात कर रहे हैं इस साल FY25 में। बट साथ साथ ये भी देखना है कि जो ग्रोथ मोमेंटम है वो कब हुआ है। तो इसीलिए हमने फोर्थ क्वार्टर में जो 7.4% ग्रोथ देखा है, वो मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज्यादा है, और वो शो कर रहा है कि एक मोमेंटम इकोनॉमी में है जो इम्प्रूव हुआ है थर्ड फोर्थ क्वार्टर में। तो वो एक पॉजिटिव है। बट एट द सेम ये हाईलाइट करना की कोशिश कर रही हूँ कि ग्रोथ में फिर भी थोड़ा कंसर्न्स है। अगर हम कुछ पॉकेट्स देखें जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसका ग्रोथ अभी भी फीबल है। पूरे साल का अगर हम देखें FY25 में तो अराउंड 4.5% ग्रोथ हुआ है।
इन्वेस्टमेंट ओवरऑल बहुत शार्प जंप हुआ है, बट मेनली वो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के कारण हुआ है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी भी थोड़ा फीबल है। सो अर्बन डिमांड बाय रूरल डिमांड इज वेरी स्ट्रांग, अर्बन डिमांड में अभी भी थोड़ी वीकनेस है। तो ये सब फैक्टर्स देखते हुए मुझे लगता है कि और भी मॉनेटरी पॉलिसी सपोर्ट की जरूरत है, बट एट द सेम टाइम 50 बेसिस पॉइंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रोथ उतना भी कंसर्निंग नहीं है। हम डिसेंट ग्रोथ रिकॉर्ड कर रहे हैं 6.5%। और जैसा कि हम ग्लोबल सिनेरियो की बात कर रहे थे, ग्लोबल सिनेरियो 1 मंथ बैक जितना कंसर्न्स था वो थोड़ा कम हो गया है। थोड़ा सा लग रहा है कि ये टैरिफ, यूएस का जो रेसिप्रोकल टैरिफ था वो पोस्टपोन हो गया है। देयर आर बायलैटरल टॉक्स दैट आर हैपनिंग, हो सकता है उससे कुछ पॉजिटिव नतीजा आए। तो ये सब देखते हुए लग रहा है कि ग्लोबल कंसर्न्स है, आरबीआई को सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन उतना भी अभी कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है कि आरबीआई आउट ऑफ द वे जाके 50 बेसिस पॉइंट कट करे। इसलिए मुझे लगता है कि इस मीटिंग में हम 25 बेसिस पॉइंट रेट कट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 25 बेसिस पॉइंट 0.25% पर कंसेंसस है, इसकी हम चर्चा भी कर रहे हैं। ये तो हमारी अपनी उम्मीदें हैं। देखिए, हमें ज़्यादा हमेशा चाहिए होता है, मार्केट मांगे मोर, और हमारी इच्छा होती है कि नहीं जितना ज़्यादा मिल जाए ठीक है, बाजार के लिए, इकोनॉमी की सेहत के लिए बेहतर हो जाएगा, मतलब अगर ऐसा होता है तो। लेकिन एक और व्यू लेते हैं, कोटक महिंद्रा एएमसी के अभिषेक बिसेन भी हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, आपका सेंस क्या कहता है, कितना रेट कट देना चाहिए आरबीआई गवर्नर को? और दूसरी चीज़, क्या आपको लगता है कि अब मॉनसून को लेकर अच्छी खबरें आई, अर्ली ऑनसेट हो गया, आईएमडी के अब तक के जो पूर्वानुमान रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि नहीं ठीक ठाक रहेगी मॉनसून की चाल, क्या हम इन्फ्लेशन के टारगेट में कोई कटौती आरबीआई की तरफ से होते हुए देखेंगे? आपको क्या लगता है सर? जी बिल्कुल, जैसा सभी लोगों ने कहा, अगर इसमें दो नजरिए बनते हैं। अगर हम इन्फ्लेशन के नजरिए से देखें तो मॉनसून एक तरफ उसके अनुमान है कि नॉर्मल रहेगा या नॉर्मल से बेटर रहेगा, जो फूड इन्फ्लेशन और इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा रहता है। और दूसरी तरफ कच्चे तेलों के दामों की तरफ भी देखें तो वो भी काफी कंफर्टेबल है हमारे लिए। तो इन्फ्लेशन का जो प्रोजेक्शन है अभी 4% पे है अगले साल के लिए, जिसको शायद ऐसा मानना है हमारा कि एक 10 या 20 बेसिस पॉइंट की कटौती की जा सकती है। तो अगर सिर्फ इन्फ्लेशन के नजरिए से देखेंगे तो आरबीआई के पास 25 से 50 बेसिस पॉइंट का स्पेस है, लेकिन अगर ग्रोथ के नजरिए से देखेंगे तो अभी तो मुश्किल लगता है, लेकिन आगे आने वाले समय में ग्रोथ में शायद थोड़ी नरमी रहेगी, जिसको आरबीआई पॉलिसी सपोर्ट की काफी जरूरत है। सो अगर ये दोनों नजरियों को एक साथ जोड़ के अगर हम देखें तो आरबीआई को 25 बेसिस पॉइंट करना चाहिए, लेकिन जैसा बाकी लोगों ने कहा कि 50 बेसिस पॉइंट में और कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो आरबीआई उस नजरिए से देखेंगे तो शायद लिक्विडिटी का रूट अपनाएगा, जो कि लिक्विडिटी सपोर्ट पे काफी स्ट्रॉन्ग स्टांस रहा है आरबीआई का कि लिक्विडिटी की हम कमी होने नहीं देंगे। और जैसा हमने देखा कि कोर लिक्विडिटी जो कि एक टाइम पे बिल्कुल शून्य हो गई थी, जो अभी 6 लाख करोड़ के आसपास है, जो कि आरबीआई ने ड्यूरेबल बेसिस पे इन्फ्यूज की हुई है। सो उस नजरिए से देखेंगे तो जो आरबीआई का जो कॉरिडोर है, जिसको हम एसडीएफ और रिपो कॉरिडोर के से जानते हैं, वो अभी 25 बेसिस पॉइंट का गैप है। और जो ओवरनाइट रेट है वो जो लोअर एंड पे है, तो उस कॉरिडोर को अगर वाइड कर देंगे 50 बेसिस पॉइंट, सो ट्रांसमिशन के लिए वो काफी हेल्प करेगा। और बिना रेट कट किए 50 बेसिस पॉइंट रेट कट किए काफी ट्रांसमिशन की में काफी हेल्प मिलेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ में काफी बढ़ोतरी आएगी आगे आने वाले समय में। इट्स अ कंसेंसस व्यू, हमारे सारे के सारे एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट जो है एंटिसिपेटेड है और नज़र आना चाहिए। हालांकि 50 बेसिस पॉइंट्स होने पर इसे और डीप डाइव कर समझना होगा कि आखिरकार क्या कुछ हुआ जिसके चलते 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट आ चुका है। लेकिन चलिए, 25 बेसिस पॉइंट्स तो एक्सपेक्टेड है। इन्फ्लेशन या महंगाई के तर्ज पर सिचुएशन ठीक ठाक है, ग्रोथ पर खास तौर से फोकस देखने को मिलेगा और क्रेडिट पॉलिसी से ठीक पहले सेक्टर स्पेसिफिक चाल पर भी नजर होनी चाहिए। रियल एस्टेट सेक्टर में एक्शन इस वक्त अच्छा खासा, टॉप परफॉर्मिंग रियल एस्टेट सेक्टर आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी से ठीक पहले। ऑटो क्षेत्र में उठापटक देखने को मिल रही है और बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में भी वोलेटाइल मूव्स ही नजर आ रहे हैं। आशीष सर, गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। कौन से सेक्टर्स हैं जो कि थर्ड कॉन्जिक्यूटिव रेट कट से
सबसे ज़्यादा बेनिफिट कर पाएंगे आपके हिसाब से? क्या बैंक्स एनबीएफसीज पर नज़र होनी चाहिए या एब्सोल्यूट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स लाइक ऑटो एंड रियल एस्टेट? एक्चुअली एक तरफ से आपको, जैसे अगर आप देखें, एनबीएफसीज डेफिनेटली बेनिफिशियरी रहेंगी। एनबीएफसीज बेनिफिशियरी रहेंगी। कैपिटल मार्केट अगर आप देखें, जो ब्रॉडर वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, ये भी एक एरिया है फोकस का। इसके अलावा अगर आप देखें तो जैसा आपने रेट सेंसिटिव्स कहा, तो मुझे ऐसा लगता है जो इंडस्ट्रियल्स, मतलब देखिए रियल एस्टेट साइकिल तो है, लेकिन रियल एस्टेट साइकिल के साथ इससे जुड़े हुए जो केपेक्स, इंडस्ट्रियल्स, प्राइवेट सेक्टर केपेक्स को बढ़ावा देने वाले जो सेक्टर्स हैं, ये 3 प्रायोरिटीज रहेगी। सो एनबीएफसीज, कैपिटल मार्केट्स, और उसके बाद केपेक्स एंड इंडस्ट्रियल्स। सारे के सारे सेक्टर्स हैं, रेट सेंसिटिव स्पेसेस भी हैं, बैंक्स एनबीएफसीज पर नजर जरूर रखनी होगी। और इस सारे के सारे थीम्स पर लगातार फोकस है आपके स्क्रीन पर, लगातार आप ये सेक्टर्स की चाल भी देख रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में एक्शन तो बिल्कुल इस वक्त नजर आ रहा है। नम्रता जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो आरबीआई की तरफ से सीपीआई को लेकर प्रोजेक्शन है 4% का फॉर FY26, हाउ मच रियलिस्टिक डू यू थिंक इट इज़, स्पेशली बिकॉज इस वक्त इकोनॉमी के हालात में काफ़ी हद तक पॉजिटिव्स हैं, लेकिन मॉनसून की चाल में अब भी अनसर्टेनिटीज ज़रूर हैं। प्री मॉनसून या कह सकते हैं ऑनसेट ऑफ मॉनसून हो चुका है, लेकिन एब्सोल्यूट मॉनसून की चाल अक्रॉस इंडिया अनसर्टेनिटीज तो अब भी है। आपने बहुत महत्व बात रेज की है और महत्वपूर्ण बात की। हमें यूं लग रहा है कि अगर हम हर क्वार्टर का प्रोजेक्शन देखें आरबीआई का और हमारा खुद का आंकलन जो है, मॉनसून एक बहुत बड़ा इफ फैक्टर है इंडिया में, जिसके वजह से वेजिटेबल प्राइसेस में बहुत उछाल पटक आ जाती है। लेकिन आप देखिए तो पिछले 3 साल से इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कहीं नहीं गए हैं। ओवरऑल ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस भी सॉफ्ट हैं। कंज्यूमर डिमांड भी इतने स्ट्रांग नहीं है कि बिजनेसेस में कोई प्राइसिंग पावर दिखे। ओवरऑल सेंस और एग्री आउटपुट अभी तक का रबी सीजन का भी अच्छा रहा है। तो इसके वजह से लग रहा है कि हर क्वार्टर का प्रोजेक्शन 40 से 50 बेसिस पॉइंट तो एटलीस्ट कम हो सकता है। और इसलिए जो हम कमेंट्री की बात कर रहे हैं, एक चीज जो बहुत अहमियत रखेगा देखने के लिए कि आरबीआई ऐसे तो अपने आप को डेटा डिपेंडेंट बोलती है, पर कोई इस तरह का गाइडेंस देती है कि वो रियल पॉलिसी रेट कहाँ देखना चाह रही है। नमस्कार। The 55th meeting of the Monetary Policy Committee was held in the backdrop of an early and promising